हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कक्षा 12 इतिहास की पहला जो पुस्तक है यानी भारतीय इतिहास भाग 1, उसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप कह रहे थे कि इतिहास की क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो आज पहले चैप्टर यानी कि ईंट, मनके और अस्थियां, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं। यानी इस पूरे चैप्टर से संबंधित सभी टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे, एक साथ समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या मतलब है और ये कहां तक फैली हुई थी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सेशन में आप बने रहिए। पर उससे पहले एक बेहद खास जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। कक्षा 6 से 12 तक के आप किसी भी विषय की सारी शिक्षा यहां पर घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यानी 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठे इस निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी बेहद खास जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद खास चैप्टर, और वो है ईंटें, मनके और अस्थियां यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता। ये न सिर्फ आपके कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये चैप्टर बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है और इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। देखिए, अगर हम विशेष रूप से समझने का प्रयास करें कि हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, जैसा कि हम इस पूरे चैप्टर में देखने जा रहे हैं, तो उसमें 2-4 चीजें आपको देखनी है मुख्य रूप से। एक तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि भाई इस पूरी सभ्यता का जो आप कह सकते हैं कि खोज है, ठीक है, वो किस प्रकार हुई, कौन कौन से लोग हैं जो इसके खोज में शामिल हैं। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि इसका कालखंड क्या रहा, ठीक है, यानी कि कब से कब तक यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर रहा, जमाना रहा। इसके अलावा हम इस सभ्यता की विशेषताओं पर बात करेंगे। ऐसी क्या खास बात थी कि हम इसे सभ्यता कहते हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल इसको अनोखा बनाती है। इसके अलावा इस सभ्यता के विस्तार की बात करेंगे, यानी कहां से कहां तक मुख्य रूप से ये फैली हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा यानी खोज, कालखंड, विशेषता, विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे कि अवशेष, कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो कहां कहां से मिले हैं। इसके अलावा लास्ट में हम ये जरूर देखेंगे कि सभ्यता के अंत का क्या कारण रहा, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये 4, 5, 6 चीजें हमें देखनी है इस पूरे चैप्टर में, जो इस चैप्टर को और महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो इस चैप्टर को और ज्यादा क्या बनाती हैं, आकर्षक बनाती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी यही से प्रश्न बनाकर आपके सामने लाया जाता है, ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण चैप्टर को आज हम देखेंगे और समझेंगे और सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। एक तो आप ये समझ लीजिए कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। इसके 2-3 नाम लिए जाते हैं मुख्यतः। एक तो हम इसे बार बार कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, एक तो हम इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, एक हम इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इन दोनों को नाम देने का अलग अलग रीजन है। एक तो ये है कि हड़प्पा जो है ये सबसे पहला वो प्रमुख शहर था जो इस सभ्यता में खोजा गया। ऐसा नहीं कि केवल हड़प्पा तक ही ये सिविलाइजेशन फैली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा फैला रहा और खोज की गई तो उस नदी के आसपास ज्यादा पाया गया। हालांकि केवल सिंधु नदी ही नहीं, इसमें कई नदियां ऐसी हैं, जैसे जो दाइमाबाद, जहां ये दक्षिणी भाग में भारत के फैला हुआ महाराष्ट्र में, वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अलमगीर पूर्व मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश, वहां हिंडन नदी है। इसके अलावा मांडा जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहां चिनाब नदी है। तो ये सारे ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस रिवर जिसको कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो इस बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है।
एक तो इसमें कुछ अनुमानित चीजें आपको पता चलेंगी, यानी अनुमानित डेट, कालखंड, इन चीजों की बात आएगी। आप कहेंगे सर अनुमानित क्यों है? वो इसलिए है कि जो इसकी प्रमुख चीज जो लिपि है, ठीक है, यानी जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई, यानी ये जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। इसलिए अवशेषों के आधार पर, पूर्वानुमानों के आधार पर हम ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, या ये चीज पाया गया है तो ऐसा ये पाया गया होगा। इसीलिए जब इसके निर्माण की बात हम करेंगे तो भी उसमें हम देखते हैं कि कई मत पाए जाते हैं कि इन लोगों ने निर्माण किया है, जिसमें हम देखेंगे सुमेरियन और द्रविड़ की बात आएगी। जब इसके विनाश की बात आएगी तो भी हम अनुमान लगाएंगे कि बाढ़ के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण, इस कारण से ये बर्बाद हुआ। तो ये सारी चीजें इसमें अनुमान में चलेंगी, इस बात में भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा प्रमुख नगर है, पहली बार ये नगर खोजा गया इस पूरे प्रोसेस में, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे नाम दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस खोज के पूर्व मौर्य काल से पहले की पुरातात्विक सामग्री के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, खास करके भारतीय प्राचीन इतिहास, तो सबसे पहले जो स्थापित एक वंश दिखाई पड़ता है या स्थापित एक शासनकाल दिखाई पड़ता है, तो वो मौर्य काल दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है। कौन सा दिखाई पड़ता है? मौर्य काल, जिसको स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के मारने के बाद, धनानंद मौर्य के बाद, धनानंद को मारने के बाद। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई या पता लगाया गया, तो उससे पहले का भी कालखंड हमें जानने को मिला। यानी जहां हम पहले 200-300 बीसी आसपास तक की जानकारी हमें मिलती थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया तो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार हमें 3300 बीसी से लेकर, ठीक है, 3300 बीसी से लेकर और लगभग 1750 बीसी का हम मानते हैं अलग अलग मान्यताओं में कि यहां तक ये रहा होगा, ठीक है। मार्शल के अनुसार और राखलदास बनर्जी सबका अलग अलग अपना मत है। तो कम से कम 1750 बीसी के आसपास तक तो जानकारी हमें मिल ही जाती है अनुमान के आधार पर। तो ये मौर्य काल से पहले एक कह सकते हैं एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन के बारे में जो जानकारी हमें पता चली, वो क्या पता चली? वो पता चली हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का। इस सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इतनी विकसित सभ्यता निकली, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं 200-300 वर्ग किलोमीटर की सभ्यता थी। एक अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अगर आप औसत निकालें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास थी, और पूरब से पश्चिम लगभग 1600 और ऊपर से नीचे लगभग 1400 किलोमीटर, इस तरह की ये फैली हुई सभ्यता निकली। और इसमें कई ऐसी चीजें निकली जो बहुत यूनिक निकली, जो बहुत आप कह सकते हैं कि आज तक सीखने सिखाने जैसी निकली। वहां की आप नगरीय व्यवस्था को देख लीजिए या वहां के सांस्कृतिक पद्धति को देख लीजिए, जो खोज में पता चली है वो बहुत ही विकसित निकली। तो एक सुनहरा अध्याय जुड़ा, जिसके बारे में आज भी हम चर्चा करते हुए आते हैं। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के समान विकसित और प्राचीन तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। तो उस समय आपको पता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप ये हमारी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इससे और इधर आप आएंगे तो सुमेरियन अर्थव्यवस्था, सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ये सारी जो मिडिल ईस्ट और के आसपास का एरिया है, उधर ये सभ्यताएं जो है वो विकसित हो रही थी। उनके साथ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी विकसित हो रही थी, फल रही थी, फूल रही थी। तो उस कालखंड के आसपास की ये सभ्यताएं हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, और कुछ मामलों में वो उनसे भी विशिष्ट थी। अब देखिए 1921 तक यह सामान्य धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्यों की वैदिक सभ्यता है, किंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने इस धारणा को असत्य प्रमाणित कर दिया। बिल्कुल ठीक बात। तो जब हम अपने इतिहास को देखते थे तो खास करके ऋग्वैदिक काल वाली स्थिति हम देखते थे, और ऋग्वैदिक काल वाली स्थिति में हम आर्यों को ही मानते थे कि सबसे प्राचीनतम हमारी सभ्यता है। लेकिन जब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की गई तो उससे पहले भी जाने का मौका मिला। अब थोड़ा सा मैं आपको कालखंड में जरूर ले चलना चाहूंगा, जो पूरा प्रोसेस इसके खोज में था, बाकी तो कुछ चीजें हम देखते रहेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, तो इन्होंने सबसे पहले एक पत्रिका लिखी थी 1826 में, और सबसे पहले इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि ये सूचना दी कि भाई ऐसा एक सभ्यता देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें खुदाई में देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले इन्होंने इसकी बात की। उसके बाद आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आधुनिक इतिहास में मैंने चर्चा की है कि भारत में 1853 डलहौजी के आसपास, 1853 के आसपास भारत में क्या चल रहा था? रेलवे। ये रेलवे का पूरा काम तेजी से शुरू हुआ। पहली रेलवे मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई, पूरे देश में उस समय ब्रिटिश इंडिया में रेलवे का काम चलने लगा। तो इसी बीच कराची
जो पाकिस्तान में है, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी और यहां पर मुख्य इंजीनियर्स थे कौन? बर्टन बंधु। बर्टन बंधु, दो भाई थे बर्टन बंधु। इन बर्टन बंधुओं ने 1853 में यह बताया कि भाई इस खुदाई, जब ये खुदाई कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी ईंटें निकली और जब बहुत सारी ईंटें निकली तो उन्होंने इन ईंटों को उस पटरी बनाने में इस्तेमाल कर लिया और इन्होंने भी सूचना दी कि भाई ये पुरानी चीजें निकल रही हैं। हालांकि इनको भी अंदाजा नहीं था कि इसमें किसी तरह की सभ्यता हो सकती है। ठीक, उसके बाद 1856 में कनिंघम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कनिंघम ने भी इस तरह की बात कही कि भाई देखिए इस तरह की चीजें पुरानी मिल रही हैं और किसी सभ्यता के होने का अनुमान लगाया जाता है। बाद में जॉन मार्शल जो उस समय कौन थे? उस समय थे ये भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे भारत में। इनके नेतृत्व में 1921 में क्या हुआ? खुदाई शुरू हुई। ठीक है, 1921 में खुदाई शुरू हुई बाकायदे की देखा जाए कि ऐसा क्या पाया जा रहा है। और इनके अंदर दो लोग काम कर रहे थे। एक थे दयाराम साहनी, राय बहादुर भी कहा जाता था इनको, इस नाम को ध्यान से याद रखिएगा, आगे अभी चर्चा भी होगी। दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी। तो दयाराम साहनी ने खोज के निकाला किसको? दयाराम साहनी ने खोज के निकाला हड़प्पा को। किसको निकाला? हड़प्पा को। और राखलदास बैनर्जी ने खोज के निकाला मोहनजोदड़ो को। यह बहुत पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ये दोनों के दोनों अभी कहां हैं? पाकिस्तान में है। इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की प्रक्रिया पूरी हुई। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी, फिर बर्टन बंधु का नाम आता है, फिर कनिंघम का नाम आता है, फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में खुदाई शुरू हुई जिसमें दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी थे और इन लोगों ने इसको खोज के निकाला। यह एक महत्वपूर्ण क्रम है जिससे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और रेलवे का विकास जैसे जैसे हो रहा था उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस महत्वपूर्ण सभ्यता की खोज में। और इस सभ्यता ने भारत के इतिहास में एक नया कालखंड जोड़ दिया। समझ रहे हो ना? एक नई तारीख बना दी जिसको कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है कि किसने किसकी खोज की। और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो इस बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो 1921 तक तो यह धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्यों की सभ्यता है, लेकिन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, ये है, देखिए ये है दयाराम साहनी जी। इन्होंने पंजाब के मांटगुमरी जिले में सिंधु नदी घाटी के स्थित हड़प्पा जो पाकिस्तान में है स्थान पर उत्खनन प्रारंभ करके वहां एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का खोज निकाला। क्योंकि सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा गया और क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु घाटी के पास, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? तो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी, जिसको आप इंडस रिवर भी कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच में बहती है। और अब जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, तब भी पहले पंजाब एक में था, वो डिवाइड हो गया, इंडिया तो अलग अलग हो गया। आगे मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पंजाब के किसमें, कौन सा जिला? मांटगुमरी जिले में यहां पर क्या था? हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की? उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी को राय बहादुर भी कहा जाता है। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, 1922 में राखलदास बैनर्जी ने हड़प्पा से लगभग 675 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो का एक नगर निकाला। अब ये जो मोहनजोदड़ो शहर है ना, ये सबसे प्रमुख शहर है, आप मान के चलिए। यहां से बहुत विशिष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये लरकाना जिला जो सिंध प्रांत है, आपको पता है कि पाकिस्तान में 3-4 प्रमुख प्रांत हैं। खैबर पख्तूनवा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। ठीक है, ये 3-4 महत्वपूर्ण प्रांत हैं। जैसे आपके यहाँ यूपी महाराष्ट्र ऐसे है, वैसे वहां है। तो जो सबसे आप कह सकते हैं जो सबसे पश्चिमी भाग पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान, ठीक है, वहां सुतके गोडोर जो जगह है, ठीक है। तो उसके बाद मकरान कोस्ट है कराची के पास, वो सारा इलाका है, मैं आपको सब समझाऊंगा अभी। तो ये जो मोहनजोदड़ो का इलाका निकला, ये मोहनजोदड़ो का इलाका और विशिष्ट निकला। तो सबसे पहले हड़प्पा और वहां से 675 किलोमीटर दूर कौन सा? मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। मैं अभी राखलदास बनर्जी का भी आपको फोटो जरूर दिखाऊंगा।
तो प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंधु नदी की घाटी में किया गया था तथा वहीं पर अवशेष प्राप्त हुए थे, अतः विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या सिख सभ्यता भी कह दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने अभी आपको चर्चा की थी। सबसे पहले जो खोज, सबसे पहले जो अवशेष निकल कर आए वो कहां से निकल कर आए? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे से निकल कर आए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सर इतनी बड़ी सभ्यता कहां से कहां तक फैली थी और फिर भी उसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये भी है, इसका कारण ये है कि सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले निकाला गया। ठीक, कुछ पुरातत्ववेताओं ने इस पुरातत्व परंपरा के आधार पर सभ्यता का नामकरण उसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के आधार पर कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, जो पुरातत्ववेता कौन होते हैं? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरानी चीजों को निकालने वाला। कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि पहला जो शहर है वो हड़प्पा खोजा गया है, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दीजिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये प्रमुख है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता की तिथि की बात अगर आएगी, कि कालखंड जो मैंने आपसे चर्चा की थी, तो निर्धारित करने के लिए कोई भी साहित्यिक अथवा लिखित साक्ष्य उपलक्ष्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो चीजें उत्खनन हुई है उसी से एक अंदाजा लगाया जाता है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 है। ठीक, ये सर जॉन मार्शल के अनुसार है। और मैके ने 2800 से 2500 पूर्व मानते हैं। एक भारतीय अनुमान के अनुसार इसे लगभग 2300 से 1750 बीसी तक, ईसा पूर्व तक भी माना जाता है। इसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये सारे डेट्स है। 2-3 डेट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मैके का, अर्नेस्ट मैके है, और ये सर जॉन मार्शल, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई थी, तो इनका भी कालखंड आपको ध्यान रखना जरूरी है। कोई एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछेगा, नाम लेके ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये उत्खनन में इस तरह की चीजें प्राप्त हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कांसेप्ट है। इसका कालखंड जो है 3250 से लेकर 1750 तक अलग अलग तरीके का इसमें व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू निकाला जाता है और बताया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको बार बार आप ध्यान रखिएगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज आती है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखिए आपने, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, जरूर देखिएगा। थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल टच वहां से पता लगेगा ये कैसा है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें कार्बन डेटिंग वाली पॉइंट है। आपने फिजिक्स, जो साइंस के स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा होगा, कार्बन डेटिंग कहते हैं जिसको। ठीक है, कार्बन डेटिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी पुरानी चीज का जो साइंटिफिक वे है उसका पता लगाने के कि कितनी पुरानी है, इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। उसके कार्बन को निकाल के और कितना ये कार्बन कितना पुराना है उससे निकल जाता है, साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, तो अगर उस मेथड से देखा जाए, कार्बन 14 के हिसाब से देखा जाए, तो इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व या लगभग 1700 साढ़े 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, इन आरंभिक तथा परवर्ती संस्कृतियों की अपनी विशेष मृदभांड शैली थी। तो पॉटरी जो बनाया जाता है, जो अपना एक तरह से कह सकते हैं कि जो घड़ा, पॉट, ये सब बनाने के तरीके था, इनका भी एक विशिष्ट है। प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इन संस्कृतियों के प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी थी। ये एक आप इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि अगर आप सबसे पहले हमने देखा कि खोज कैसे हुई, फिर हम कालखंड पर आए, फिर इनकी विशेषताओं में अगर देखें तो कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इन संस्कृतियों में बड़े आकार की संरचनाएं नहीं थी, छोटी छोटी बस्तियां ही प्राप्त हुई हैं और छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई हैं। देखिए विशेषताएं इस सभ्यता की बहुत अलग अलग और अच्छी अच्छी थी। जैसे अगर कुछ विशेषताओं की आप बात करें, आगे हम चर्चा भी करेंगे, तो एक सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर नगरों की जो बसावट थी वो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यहां पर कृषि, पशुपालन, व्यापारिक उत्कृष्टता, नेचर से यानी कि प्रकृति से प्रेम, ये सारी चीजें विशेषताएं आपको इस कालखंड के सभ्यता में देखने को मिलेंगी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आया। तो सबसे पहले प्रश्न हमने देखा कि भाई इसकी खोज किस तरह हुई, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो राखलदास बनर्जी का मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी का हड़प्पा, और खुदाई किसके नेतृत्व में हो रही थी? सन जॉन मार्शल। ठीक है ना, ये हमने जो अभी देखा है सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रही थी। उससे पहले चार्ल्स मैशन, बर्टन बंधु और कनिंघम जैसे लोगों का नाम आता है। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे, बाकी ये चीजें तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आता है कि इसका निर्माता कौन था। आखिर ये जो सिंधु सभ्यता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको स्टेब्लिश किसने किया, इसको किसने धरातल पर उतारा? तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, यह एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भारतीय अर्थात स्थानीय ही थे अथवा कोई विदेशी थे, यह निर्धारित करना कठिन है। अब इसमें देखिए दो तरीके के मत आते हैं। एक विदेशी मत है। जो विदेशी मत आते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि कोई विदेशी लोग आए और उन्होंने स्थापित किया। जो भारतीय मत है, जिसमें रामचंद्र जैसे लोग आते हैं, टीएन रामचंद्र, वो कहते हैं कि नहीं, यहीं के द्रविड़ थे, नहीं वो कहते हैं यहाँ के आर्य थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था।
यहाँ के कुछ भारतीय मत कहते हैं कि यहाँ के द्रविड़ जो लोग थे वही थे, बाद में वो साउथ की तरफ खिसक गए। और जो विदेशी मत हैं वो कहते हैं कि सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी, जो मिडिल ईस्ट की तरफ थी, वो उन लोगों ने आकर इसको एस्टेब्लिश किया था। तो अलग अलग मत हैं, ठीक। तो कुछ विद्वानों ने द्रविड़ों को कहा है, कुछ ने सुमेरों को, कुछ ने आर्यों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। तो मुख्य रूप से 3 नाम आपको दिखाई देंगे, द्रविड़, सुमेर और आर्य, जिनको यह माना जाएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में देखे जाते हैं, यानी जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया हो उस रूप में ये देखे जाते हैं। अब द्रविड़ की अगर बात करें, अच्छा देखिए ये है आपके राखालदास बनर्जी, ठीक है। अधिकतर विद्वान, जिनमें राखालदास बनर्जी प्रमुख है, इनका मत है कि द्रविड़ लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। जैसे मैंने बताया ना कि भारतीय और विदेशी दोनों मत यहां पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय मत में जो राखालदास बनर्जी थे, उनका यह मानना था कि जो द्रविड़ लोग हैं उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को स्टैब्लिश किया था। और बाद में कहा जाता है कि बाद में फिर खिसक के आक्रमण से नीचे भी आ गए। विद्वान व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित दस्यु अथवा दास को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है। तो देखिए जो व्हीलर थे उन्होंने कहा कि भाई ऋग्वेद में एक दस्यु दास है, वो यहां इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को माना है। उनका मानना है कि आर्यों ने इन्हीं दस्युओं से युद्ध किया और उन्हें पराजित करके भारत में आगे बढ़े और यहां बस गए। अब देखिए ये किसने बताया? व्हीलर ने। आर्यों से पराजित हो जाने से द्रविड़ लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए और धीरे धीरे वहां बसते चले गए। इसके प्रमाण दक्षिण भारत में प्राप्त बर्तन, उपकरण और आभूषण के रूप में मिलते हैं, जो सिंधु घाटी से मिलते जुलते हैं। देखिए व्हीलर ने क्या इसका तर्क दिया। सबसे पहले तो राखालदास बनर्जी ने क्या कहा, हम यहां थोड़ा सा एक छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पे भी देखते चलेंगे। तो अगर निर्माता की बात करें तो सबसे पहला अगर हम बात करें इसमें किसकी, राखालदास बनर्जी। ठीक है, तो राखालदास बनर्जी ने क्या कहा है? राखालदास बनर्जी ने कहा है कि ये इसकी स्थापना किसने की, इसके निर्माता कौन है? उन्होंने कहा कि इसके निर्माता द्रविड़ है। ठीक, इसके निर्माता कौन है? द्रविड़ है। ये राखालदास बनर्जी का मत था कि द्रविड़ लोग जो है वो इन्होंने आकर इसकी स्थापना की। तो ये राखालदास बनर्जी का मत है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे महान विद्वान निकले, व्हीलर ने क्या कहा? ठीक, तो व्हीलर ने क्या कहा? व्हीलर ने यह कहा स्पष्ट रूप से कि भैया देखिए जो दास अथवा जो दस्यु शब्द इस्तेमाल किया गया ऋग्वेद में, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो इन्होंने कहा दास ने स्थापना की। ठीक है, यह यहां पर दिखाई देगा। तो व्हीलर ने कहा कि उनका मानना है कि आर्यों ने इन्हीं दासियों से युद्ध किया और उन्हें पराजित करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो व्हीलर ने बोला कि आर्यों ने इन दस्युओं से युद्ध किया और युद्ध करके उनको पराजित करके दक्षिण भारत में ढकेल दिया। और तर्क इसका क्या दिया? हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में जितने द्रविड़ बसे हुए हैं, उनके जो बर्तन मिले हैं, उनके जो आभूषण मिले हैं, उनके पास जो चीजें मिली हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजों से मैच करती हैं। तो एक तो ये मत दिखाई देता है। दूसरा सुमेर वाला, तो कुछ विद्वान हड़प्पा सभ्यता को सुमेर सभ्यता से संबंधित मानते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अनेक उपकरण और सामग्री उनसे मिलते जुलते हैं, जैसे तांबे और कांसे के पात्र। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये कांसा है, ब्रोंज, ये सबसे ज्यादा पाया जाता था कहां? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये बनता कैसे था? कॉपर प्लस टिन। ठीक, कॉपर और टिन के एलॉय को मिला के, एलॉय आपने साइंस में पढ़ा होगा, कॉपर और टिन के एलॉय को मिलाकर बनता था कांसा। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको बहुत पूछा जाता है। ब्रोंज एज या कांसा युग। ठीक है, तो कॉपर और टिन को मिला के कांसा, और ब्रॉन्ज एज कांसा कहते हैं किसको? कांसा युग किसको कहते हैं? ये इसलिए कि कांसे का बहुत इस्तेमाल होता था। अब तर्क ये दिया गया कि तांबा और कांसा बहुत ज्यादा, या पकाई हुई ईंटें, ये सब सुमेरियन इस्तेमाल करते थे, इसलिए माना जाए कि सुमेर लोगों ने ही आकर, ये विदेशी थे ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने आके ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना की है। विद्वान इतिहासवेत्ता गार्डन चाइल्ड का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। ठीक, परंतु इसके लिए अकाट्य और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो रामचंद्र थे, इसमें एक और आप नाम जोड़ सकते हैं, एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार रामचंद्र। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि निर्माता कौन है? आर्य। आर्य को निर्माता माना।
ठीक है, इस पॉइंट्स में आप बुलेट पॉइंट पे यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो तीसरा चाइल्ड, ठीक है, गार्डनर चाइल्ड, इन्होंने किसको माना? सुमेर को। सुमेर को निर्माता माना। ठीक, उसके अलावा चौथे नंबर पर कौन? तो रामचंद्र को आप लिख सकते हैं, इन्होंने किसको माना? आर्यों को माना। ठीक है, तो ये चार आपको दिखाई पड़ेंगे कि मुख्य रूप से निर्माता दिखाई देंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये लोग क्या थे? निर्माता थे, या जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करने में या उसको स्थापना करने में प्रमुख रोल निभा रहे थे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आर्य वाला करें तो कुछ विद्वानों, इसमें लक्ष्मण स्वरूप, उल्लासकर, रामचंद्रन, इनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी और आर्य ही इस सभ्यता के निर्माता थे, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें ये रामचंद्र, ये सुमेर वाले में गार्डनर चाइल्ड और मार्शल जो थे ना, मार्शल का भी यही मत था। मार्शल जिनकी चर्चा हमने की थी, उनका भी यही मत था। यहां रामचंद्र या रामचंद्रन, अलग अलग नाम से आप कह सकते हैं, ये मानते थे कि आर्यों ने इसकी स्थापना की है, लेकिन आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि आर्यों की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कुछ अंतर था। तो आर्य वाले में कहीं काफी डिस्कशन, डिबेट हुआ कि नहीं, अब आर्यों को कैसे मान सकते हैं इसका निर्माता। आर्य सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय और व्यापार प्रधान थी। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने ऋग्वैदिक काल में भी इसको देखा था कि कैसे वो गांव की सभ्यता, गौ वाली सभ्यता, ये सारी चीजें थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता थी, इसमें नगर और बाजार, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती थी। आर्य युद्ध प्रिय थे, वे ढाल, कवच आदि का युद्ध में उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, उनके पास युद्ध करने का आयुध का अभाव था, और कोई इस तरह के उत्खनन में बहुत युद्ध वाली चीजें प्राप्त भी नहीं है। आर्य गाय की पूजा करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में बैल का अधिक सम्मानीय था। हालांकि देखिए, ये भी एक तरह से अनुमान के आधार पर ही किया गया, क्योंकि बैलों का उत्खनन में जो है सील वगैरह पर, वहां पर जो मुद्राएं निकली हैं उस पर चित्र पाया गया है, आकृति पाई गई है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। लेकिन खैर, जो भी ये तर्क दिए गए हैं, इन तर्कों के आधार पर इसका खंडन किया गया है कि आर्य जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या वो सिंधु सभ्यता का निर्माता नहीं हो सकते, क्योंकि दो तीन इसमें अंतर था। आर्यों की जो स्थिति थी रहने की, या जो उनकी सभ्यता थी, वो ग्रामीण थी, गायों की पूजा करने वाली थी, जबकि हड़प्पा में इसका उल्टा दिखाई दे रहा है, और वो युद्ध प्रिय भी माने जाते थे। तो ये एक तो कंडीशन हो गई कि निर्माता किसने किया। तो निर्माता में आपने तीन, मुख्य रूप से चार देख लिया। एक तो व्हीलर के अनुसार, जो राखलदास बनर्जी के अनुसार की, उन्होंने द्रविड़ों ने इसकी निर्माता की थी। व्हीलर के अनुसार दासों ने स्थापना की। गार्डनर और मार्शल के अनुसार सुमेरों ने की, और रामचंद्र के अनुसार आर्यों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आर्य बात समझ में। अब हम देखेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां देखा जा रहा है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, सबसे पहले तो हमने बताया कि 1921 में हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, ऐसे जगह पाए गए। लेकिन धीरे धीरे करके पूरे, एक तरह से कह सकते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत, कुछ मध्य भारत और पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा इसके अंदर आ गया, जिसमें कोई ना कोई ऐसे क्षेत्र या कोई ना कोई ऐसे स्थल पाए गए जहां तक इसका विस्तार पाया गया। अगर हम बहुत रफली देखना चाहें तो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर ये भारत का क्षेत्र है, ठीक है, अगर ऐसे, तो इस स्थिति में, ठीक है, और ये पाकिस्तान वाला इलाका, तो अगर मान लीजिए ये पाकिस्तान वाला इलाका है, तो यहां पर मकरान कोस्ट जो कराची वाला है, और सुतकैगोडोर कहते हैं, यहां से लेकर ये कश्मीर के मांडा, यहां उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, नीचे महाराष्ट्र में दाइमाबाद, इस तरह करके आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, बाकी हम इसकी डिस्कशन और करेंगे अभी डिटेल में। थोड़ा सा इसको और अगर हम इधर रखें, ये दिल्ली के बगल में मेरठ के पास, ठीक है, ये सुतकैगोडोर, ये महाराष्ट्र का दाइमाबाद, मांडा, सुतकैगोडोर, दाइमाबाद, ऐसे कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये है क्या, सुतकैगोडोर, ये कहां है, बलूचिस्तान में देखेंगे। ये एक जगह है जम्मू कश्मीर में, मांडा, ठीक। यहां एक जगह है आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर, ठीक है, और ये एक जगह है दाइमाबाद, मैप में भी अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये वो 4 एक्सटेंशंस हैं जिन 4 एक्सटेंशन में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये लगभग फैला हुआ है। अगर आप इधर से इधर तक की दूरी देखें तो लगभग आपको 1600, और यहां से यहां तक की अगर देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो 4 स्थान हैं ये किसी न किसी नदी के किनारे हैं और इसलिए ये फैले हुए हैं। इसके अलावा इस बीच में बहुत सारे आपको इलाके दिखाई देंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, इसके अलावा लोथल, जो गुजरात का लोथल है आपको दिखाई पड़ेगा, और ये लेकिन एक्सटीरियर जो एक्सटेंशन है आपको ये 4 जगह दिखाई पड़ेंगे। अगर आप नदियों के हिसाब से देखें तो ये सुतकगडोर जो है दाश्क नदी एक पाई जाती है, ठीक, दाश्क नदी में आपको दिखाई देगा। ये बलूचिस्तान जो है, ये बलूचिस्तान में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। ठीक है, दाश्क नदी। ये मांडा जो है ये है चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश में, और वहां एक नदी है हिंडन, हिंडन नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा। दाइमाबाद दिखाई पड़ेगा आपको, ये महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी की सहायक नदी के आसपास दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रमुख एक्सटीरियर्स हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगी, जो आपको 4 जगह ध्यान रखने की ये पूरा सिंधु सभ्यता का एक्सटेंशन फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का मांडा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये मेरठ जिला जो उत्तर प्रदेश का है वहां है, दाइमाबाद और सुतकगडोर, मकरान कोस्ट भी कहा जाता है जो कराची के आसपास है, ठीक है। तो ये विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, बाकी डिटेल में हम देखेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों और उत्खननों से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के क्षेत्रों से बहुत अधिक विस्तृत था। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो मेसोपोटामिया का पूरा साम्राज्य था, जो मिस्र की सभ्यताएं थीं, उनसे बहुत ज्यादा विकसित, बहुत ज्यादा विस्तृत, बहुत ज्यादा समृद्ध या विशिष्ट ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग सम्मिलित थे। तो अब तो पंजाब का आधा हिस्सा और सिंधु, बलूचिस्तान ये तो पाकिस्तान का भाग है, और इसके अलावा हमारे यहाँ गुजरात जैसे कि उसमें लोथल, राजस्थान उसमें बनवाली वगैरह इलाके आ गए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, आलमगीरपुर मैंने आपको बता दिया। इस तरह के बहुत सारे जगह वहां पर देखने के लिए मिले हैं, आगे के करके चर्चा भी करेंगे। अब देखिए इस वाले मैप में भी आप देख सकते हैं, इस मैप में आप देखिए ये है आपका सुतकगडोर, ठीक, और इसके अलावा यहां पर आपको लोथल मिल जाएगा। लोथल से और नीचे जो है आप दाइमाबाद तक जा सकते हैं। यहां पर आप ये बनवाली, आलमगीरपुर, ये देखिए आलमगीरपुर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ऊपर जो है ये चिनाब नदी से ऊपर ये जम्मू कश्मीर में पूरा इलाका आप देख रहे हैं। ये सब कुछ कहां है, ये सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, मांडा जो विशेष करके जगह दिखा है। तो ये पूरा इलाका आप पाकिस्तान का देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान में आ जाता है, ये अपने प्यारे भारत में जम्मू कश्मीर पूरा, और ये लोथल है ना, लोथल दिखाई पड़ रहा है आपको, और नीचे नर्मदा से नीचे और गोदावरी नदी तक ये पूरा फैला हुआ था। तो इस तरह ये हड़प्पा कालीन नगर थे जो फैले हुए थे अलग अलग जगह। अब इसमें एक एक जगह जैसे बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी है ना, और इसके अलावा ये मोहनजोदाड़ो, नौशेड़ो, मोहनजोदाड़ो, निंदोवाड़ी, अमरी, बालाकोट, ये सुतकगडोर, ये चुंदड़ो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। तो इन जगहों के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और मैप में आप बार बार प्रयास करिए कि कौन कौन से जगह हैं उनको मैप के हिसाब से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, फिल करने की कोशिश करिए। हम एक मैप प्रैक्टिस का भी सेशन करेंगे, इसकी चिंता आप मत करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह सभ्यता पश्चिम में मकरान तट प्रदेश पर सुतकगडोर, ये मकरान तट का पूरा प्रदेश है सुतकगडोर, ठीक, इससे पूर्व और से लेकर पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक, और जम्मू के मांदा से दक्षिण में किम सागर संगम के भगत राव तक या दाइमाबाद तक आप कह सकते हैं कि फैली हुई है, ठीक। तो ये नीचे महाराष्ट्र में। तो इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर टू बी प्रिसाइज आप मान के चलिए, ठीक है। विद्वान इतिहासवेत्ता पिगट का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इस विशाल क्षेत्र की व्यवस्था 2 राजधानी, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो के द्वारा हुआ करती थी। तो 2 जो प्रमुख शहर हैं वो तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही थे।
इन शहरों की जो नगरीय प्रणालियां थी, इन शहरों के जो काम करने के तौर तरीके थे, इन शहरों का जिस तरह से बसावट की गई थी, प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, उसी अनुसार पूरे इलाके का या पूरे आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम एक मॉडल लेकर चलते हैं और उसकी चर्चा बार बार करते हैं। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं एक एक करके कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और कौन कौन से केंद्रों में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त क्षेत्रों में से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं और कुछ विकसित अवस्था के और कुछ परवर्ती अवस्था के हैं। ठीक, यानी कुछ बहुत शुरुआती दौर के थे, कुछ बहुत डेवलप्ड जगह पाए गए हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विकसित अवस्था वाले नगरों की संख्या सीमित है और कुछ को ही नगर कहा जा सकता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सर्वाधिक नगर थे और इनके नगर होने का क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि जो व्यवस्था की गई थी वहां पर बसावट की, वो बहुत ही ज्यादा सुनियोजित थी। आगे मैं आपकी चर्चा करूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए उनकी सड़कों की व्यवस्था जो बहुत ज्यादा एक दूसरे के पैरेलल सड़कें थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। जैसे ये सड़क आ रही है, ये सड़क आ रही है, एक दूसरे को काट के चौराहे बनते थे। इसके अलावा घरों की जो घरों की एक तरह से जिसको कह सकते हैं दरवाजे थे, एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। जो नाली की व्यवस्था थी, यानी सड़क के ठीक किनारे नालियां बनाई गई थी, उन नालियों को ढकने की व्यवस्था की गई थी, जल निकासी की। व्यापार के लिए बाजार की अलग व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा आपको अन्न रखने के लिए अन्नागार या ग्रेनरीज बनाई गई थी। यह भी देखा जा रहा था कि जो एलिट क्लास है उसके रहने के लिए दुर्ग वाले अलग प्लेस बनाए गए हैं, नीचे साधारण जनता रहती थी। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं आपकी पूरा जो बनावट या स्थापत्य था वो इतना विकसित था कि वो नगरीय एक अर्थव्यवस्था थी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो कुछ को नगर कहा जा सकता है, बाकी तो विवरण आपको, जैसे हड़प्पा पर अगर आप आइए तो हड़प्पा जिसको मैंने आपको भी बताया कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसका खोज किया और कब किया? 1921 में। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख माना जाता है और यह पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है जिसकी चर्चा हमने की थी उसके मांड गुमरी जिले में यह स्थित है। ठीक, हड़प्पा नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता को भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहले यह शहर खोजा गया। इस नगर के आकार और यहां से उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जाता है कि यह नगर विस्तृत सिंधु सम्मत के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा एक तरह से डेवलप था, इतना ज्यादा यहाँ पर प्रशासनिक अवशेष पाए गए हैं, यहाँ के भवन निर्माण, यहाँ पर जो बसावट है जैसे दुर्ग और उसके अलावा आम जनता के लिए अलग इलाका, इससे लगता है कि शायद ये उत्तरी भाग का ये कैपिटल रहा होगा, राजधानी रहा होगा जहाँ से शासन प्रशासन चलाया जाता था। यहाँ अन्नागार पाया गया है, यहाँ पर दुर्ग वाली चीजें जगह पाई गई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जगह दिखाई पड़ता है यहाँ पर। यह नगर व्यापारिक मार्गों के मध्य स्थित था जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ते थे और नगर के निवासी पक्के मकान में रहते थे। तो एक तो ये क्या था, एक तो बहुत बड़ा ये ट्रेड रूट भी था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इलाका है और यहाँ पर क्या है, ये पूरा पंजाब वाला हिस्सा और यहाँ पर ये एक तरह से आपको दिखाई पड़ता था हड़प्पा। और ये इधर से मध्य प्रांत में भी ये जो सेंट्रल एशिया है, मेसोपोटामिया, और इसके अलावा जो अफगानिस्तान, मध्य एशिया जाने तक का पूरा रास्ता यहाँ से पड़ता था, यहाँ से जम्मू भी चले जाते थे। तो ये इलाका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इसमें। तो हड़प्पा जो शहर था वो एक प्रमुख केंद्र था और ये उत्तर की राजधानी के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा होगा ऐसा मानकर चला जाता है। तो ये पहला जो क्लियर या सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आपने देखा। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रमुख शहर मिला जिसमें इतनी चीजें पाई गई कि उसने और विस्तृत अध्ययन करने में सहायता प्रदान की। इसकी खोज की राखल दास बैनर्जी ने और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो वहां के उन्नत शिल्पकारी, वहां के आर्ट एंड क्राफ्ट, वहां के आप कह सकते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों को पता करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो वर्तमान पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है इसके लड़काना में जिले में है और इसकी निश्चित योजना के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। सड़कें और नालियों का समुचित प्रबंध था और प्रत्येक मकान में एक स्नानागार होता था। देखिए ये स्नानागार है, ये देख रहे हैं। अब स्नानागार में क्या है कि आप यहाँ पर एक तो विशाल स्नानागार वहां पाया गया है जहां पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं, लोग इसमें उतरकर हो सकता है किसी धार्मिक प्रयोजन से स्नान करते हों। और भी इनके घरों में ऐसा देखा गया है कि हर घर में कुएं और की व्यवस्था देखी जाती थी। बाहर के कमरे में ये होता था कि कोई राहगीर जाए भी तो वहां से जल ग्रहण कर सके, ऐसा वहां के मकान पाए जाते थे। एक वहां पर इस प्रीस्ट या पुजारी की मूर्ति देखने को मिली। ये बड़ी फेमस ये मूर्ति है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है और इससे पता लगाया जाता है कि पुजारी किस तरह रहे होंगे। एक डांसिंग गर्ल की यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे वहां के शिल्पकारी या कलाकारी की बात पता चलती है कि कितना उन्नत रहा होगा। ये पशुपति सील जो है
ठीक है, जिस पर आप देख सकते हैं कि ये कोई देवता का आकार है, जिस पर ये यहाँ पर कई सारे जानवर पाए गए, हाथी है, बारहसिंगा है, आप देख सकते हैं। ये पशुपति सील की भी बहुत चर्चा की जाती है और इसे अक्सर भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इसमें भी कई डिबेट होते हैं, लेकिन खैर पशुपति सील का नाम इनको दिया जाता है क्योंकि पशुओं से घिरे हुए हैं, इसलिए मान के चला जाता है कि ये लोग डाइटीज या देवताओं की पूजा भी कर रहे होंगे। हालांकि जब भी धार्मिक एंगल इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की देखी जाती है तो उसमें बहुत बार चर्चा की जाती है कि भाई वो प्रकृति से ज्यादा प्रेम करते थे, पेड़ पौधों को या सूर्य को, चंद्रमा को, इनको भी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा भी इसमें कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में एक तो समुचित प्रबंध किन चीज का, सड़कों का। तो सड़कों का जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रिड पैटर्न में सड़क बने हुए थे, ग्रिड आकार में, इस तरह से 90 डिग्री के अंश पर एक दूसरे को काटते थे। नाली यानी जल प्रबंधन, जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बड़ी उन्नत थी। हर घर से जल का पूरा नाली निकलता था। जो मेन नाली जो आज आप देखते हैं, आज का आप चंडीगढ़ शहर देखें तो बहुत ज्यादा उसे मैच करता है उसकी सिटी प्लानिंग, और वो फिर सड़कों के बीच में भी नालियां बनाई जाती थी और नालियां सबसे महत्वपूर्ण बात की ढकी हुई होती थी। तो वहां की इंजीनियरिंग व्यवस्था, वहां की टाउन प्लानिंग, ये सारी चीजें बहुत उन्नतशील दिखाई पड़ती हैं, बहुत अच्छे ग्रेड की दिखाई पड़ती हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे कंसेप्ट में। फिर आते हैं हम चुंदड़ो। तो चुंदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो का इलाका है वहां से साउथ वेस्ट इलाके में चुंदड़ो है। सिंधु नदी यहां से वर्तमान में 21 किलोमीटर दूर से बहती है। तो सिंधु नदी के बहुत किनारे ये चुंदड़ो इलाका पाया जाता है। यहाँ देखिए ये खिलौने प्राप्त हुए हैं और खास करके घोड़ा गाड़ी जैसा, बुलक कार्ट जैसा खिलौना यहाँ से निकला था। ठीक है, ये एक बहुत छोटा नगर है और डॉक्टर मैके का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता चुंदड़ो में 300 वर्षों तक आबाद रहे। यहाँ के लोग पक्की ईंटों की इमारतें बनाते थे, यहाँ से पक्की ईंटें बहुत मिली हैं और यहाँ से ये खिलौने मिले हैं। तो कहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके 12th में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये मैंने 4 इमेजेस यहाँ इसीलिए दिए थे कि आपको मोहनजोदड़ो में रटना ना पड़े। एक तो ये प्रीस्ट जो पुजारी है उसका, एक नर्तकी की मुद्रा, एक पशुपति सील और स्नानागार, ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। स्नानागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अन्नागार, माफ करिए, अन्नागार, स्नानागार तो मोहनजोदड़ो, और अन्नागार जो है इसमें आप जोड़ सकते हैं, जिसको ग्रेनरी कहते हैं। ये अन्नागार जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से प्राप्त हुए, जिसको ग्रेनरी कहा जाता है, जिसमें अनाज रखने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया चुंदड़ो, आपने देख लिया। लोथल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, हमारे भारत के गुजरात में देखने को मिलता है। लोथल को बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी देखा जाता था। क्यों? बंदरगाहों की विषय से। ये क्या था, गुजरात, अब ये देखिए लोथल है आपका, बिल्कुल गुजरात के ये समुद्री इलाके के पास लोथल आपको दिखाई देगा। यहां पर बंदरगाहों के क्या मिले हैं, अवशेष देखने के लिए मिले हैं, जहां पर बंदरगाह पाए जाते थे और जहां पर प्राकृतिक बंदरगाह और के साथ साथ आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी उन जमाने में लोगों ने बनाए हुए थे, जिससे कि जहाजों को समुद्र में भेज सकें। ठीक है, और जहां से व्यापार को कर सकें। तो पुरातत्वविदों के अनुसार यह नगर एक बंदरगाह था, यानी एक पोर्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा था और खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थिति था। ठीक है, तो जो गल्फ ऑफ खंबात है जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं, वहां यह अवस्थित था, वहां यह दिखाई पड़ता था। वर्ष 1954-55 में भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा SR राव के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई करवाई गई। ठीक, यानी कि देखिए हड़प्पा को फिर याद करिए, राय बहादुर किसने, दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी। लोथल की बात आएगी तो SR राव के नेतृत्व में इसकी खुदाई कराई गई। यहाँ की खुदाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली वो है विशाल गोदी जहाजों के ठहरने का स्थान। तो एक ऐसा बंदरगाह जैसा इलाका, एक ऐसा पोर्ट दिखाई आपको पड़ा जहां पर जहाज ठहर सकते हो, जहां से जहाज आ जा सकते हो, और इसीलिए इसे बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट, ट्रेडिंग सेंटर भी कहा जाता था, या दरवाजा कहा जाता जहां से ट्रेडिंग हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है। इसके अलावा यहां से चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है, चावल के दाने अवशेष, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उस समय की कृषि से संबंधित चीज दिखाई पड़ती है। यह गोदी 215 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी थी, यानी बहुत बड़ा एक ये स्थान दिखाई दिया जहां पर जहाज ठहर सकते हैं, जहां से जहाज जो है आ जा सकते हैं। तो लोथल इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के अन्यत्र कहीं इतने प्राचीन युग की कृत्रिम गोदियों का उदाहरण नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल गोदी है, या इसको आप कह सकते हैं जो पोर्ट है, ये पूरी दुनिया में इतने पुराने कहीं इस तरह से पाए नहीं जाते हैं जिस तरह लोथल में पाए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। इसके अतिरिक्त यहां से अनेक प्रकार के आभूषण, मुद्राएं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो लोथल के संदर्भ में इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है, पहुंचते हैं कालीबंगन। तो ये राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगन बहुत महत्वपूर्ण प्लेसेस की बार बार चर्चा होती है। और कालीबंगन के साथ साथ खेतड़ी थी, खेतड़ी की माइंस जहां से कॉपर निकलता था।
तो कॉपर और टीन मिला के ब्रोंज मिलता था, मैंने आपको बताया। तो खेतड़ी, कालीबंगन ये आसपास थे। कालीबंगन में 2 टीले हैं। इन टीलों की खुदाई से ज्ञात हुआ कि टीलों के चारों ओर रक्षा दीवारों का निर्माण किया गया था। तो डिफेंस के हिसाब से, रक्षा के लिए वहां पर दुर्ग जैसे किले बनाए गए थे। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पता चलता है कि एक टीले का उपयोग निवास के लिए और दूसरे टीले का उपयोग किले के रूप में किया जाता था। तो 2 दुर्ग जैसी चीजें बनाई गई थी, टीले जैसी, एक टीला इधर, एक टीला इधर। एक टीले में क्या होता था कि निवास किया जाता था और दूसरे टीले में क्या किया जाता था, किले के रूप में, दुर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो 2 पार्ट में जो नगरों का डिवीजन था वो कालीबंगन में दिखाई आपको पड़ता है। ठीक है, तो ये कालीबंगन इलाका है। अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मोहनजोदाड़ो, ये आपको राजस्थान में कालीबंगन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पूजा पाठ आदि के स्थान बने हुए हैं। यहाँ से अनेक प्रकार के बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियां, ये चूड़ियां वहां प्राप्त हुई। बहुत बार पूछा जाता है कि कहां से चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगन से। मिट्टी की मूर्ति, खिलौने, ये सब कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर बनावली, ये हरियाणा में है। तो जो उत्तर भारत का हरियाणा प्रदेश है वहां बनावली इलाका है। यहाँ से अवशेष काफी कालीबंगन से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी आपको कुछ जुते हुए खेत भी, इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और इस तरह के तांबे के आभूषण, ये सारे तांबे की चीजें ये यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, राखी गढ़ी, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ निचली सतह से आरंभिक संस्कृति की और ऊपरी सतह से विकसित संस्कृति की सामग्री मिली है। इस सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है जिस पर हड़प्पाई लिपि में लेख अंकित है, लेकिन हड़प्पाई लिपि को अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका। हाँ, ये जरूर है कि वो दाई से, जैसे हम लोग ऐसे बाई से दाई ओर लिखते हैं, लेकिन वो दाई से बाई ओर लिखी हुई है, इतना बस पता है। ठीक है, लेकिन इसको अभी तक हमने खोजा नहीं है कि इसके बारे में क्या है या जो लिपि लिखी गई है उस लिपि का मतलब क्या है। अभी तक पढ़े जाने का इंतजार है, अभी तक पढ़े जाने का प्रयास उसको किया जा रहा है। फिर सुत का गडोर, ठीक है, सुत का गडोर जो मैंने सबसे बताया कि जो मकरान तट पर सबसे पश्चिमी भाग है बलूचिस्तान में, जहां तक लास्ट एक्सटेंशन है किस चीज का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अगर आप पश्चिमी पूर्वी में आपसे कोई पूछे कि कहां तक एक्सटेंशन है, तो पश्चिमी में आप क्या लिख देंगे, सुत का गडोर। ठीक है, ये पश्चिमी में। और इधर कहां तक ये फैला हुआ है, इधर ये फैला गया हुआ है आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर, तो ये कहां है, सुत का गडोर, ये है बलूचिस्तान मकरान तट। ये आलमगीरपुर कहां है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और अगर आपसे उत्तर दक्षिण में कोई पूछे तो उत्तर दक्षिण के हिसाब से उत्तर जम्मू कश्मीर में मांडा, मैंने अभी बताया था, फिर बता दे रहा हूं। और नीचे कहां, दाइमाबाद। ये बार बार रिवाइज इसलिए करा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिनको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दाश्क नदी के किनारे है, ये हंडन नदी के किनारे है, ये गोदावरी के सहायक नदी पर है, और ये मांडा जो है चिनाब नदी पर है। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण तट हैं, क्षेत्र हैं, जिनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। तो ये सुत का गडोर है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह था। यहां से हड़प्पा सभ्यता के लोग बेबीलोन के साथ व्यापार करते थे। तो बेबीलोन एक सभ्यता थी, विदेशी सभ्यता, वहां से व्यापार होता था। यहां पर ऐसा भी आशंका जताया गया है कि घोड़े के कुछ अवशेष दिखाई पड़े हैं। ठीक है, तो कई बार चर्चा रहता है क्या लोग घोड़े से परिचित थे। एक और खास जानकारी याद रखिए, मैंने अभी आपको, क्योंकि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंज एज भी कहते हैं, यानी कि इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं। एक बात बहुत पूछा जाता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो लिखना है नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सोने चांदी से थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बीच बीच में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यह था सुत का गडोर। कोटदीजी, यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 1955 से 57 में फजल अहमद खान ने उत्खनन कराया और कुछ अवशेष मिले। हड़प्पा सभ्यता के नीचे यहाँ एक अन्य संस्कृति जिसे कोटडीजी संस्कृति कहा गया, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कोटडीजी भी किसके है, इंपॉर्टेंट एक सेंटर है हड़प्पा सभ्यता के। रोपड़, ये पंजाब में है, आज भी पंजाब में रोपड़ आपने नाम सुना होगा। ये 53-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कराया और हड़प्पा सभ्यता की सामग्री हुई। यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक सील मुद्रा इसकी मिली है।
इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, आभूषण और तांबे की कुल्हाड़ी, ये बहुत बार पूछा जाता है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ से। देखिए मिट्टी के बर्तन, ये सब चीजें कई जगह मिली है, तो शायद ही पूछे, लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मोहनजोदाड़ो की जो चीजें हैं, जैसे वहां पर नर्तकी मिली है, वहां पर प्रीस्ट मिला है, पशुपति सील मिला है, वो पूछ सकता है। तांबे की कुल्हाड़ी आपसे कहाँ पूछ सकता है? रोपड़ में। बंदरगाह कहाँ? लोथल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आप जरूर बार बार रिवाइज करते रहेंगे। फिर रंगपुर या लोथल से कहां है? लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। श्री रंगनाथ राव ने 53-54 में उत्खनन कराया। उनका मानना है कि बाढ़ के कारण लोथल छत विछत हो गया, तो वहां के निवासी भाग पर रंगपुर में आ गए। पास में ही रंगपुर है। हड़प्पा सभ्यता की सामग्री से यहाँ प्राप्त कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। नाली, मृदभांड, जो बड़े बड़े ये तबले तसले जैसे होते हैं, मृदभांड कहते हैं, पॉटवेयर। बाट, पत्थर, बाट कहते हैं जिससे तौल नाप किया जाता है, जो आपने वो किलोग्राम वगैरह देखा होगा। पत्थर के फलक, मिट्टी के पिंड आदि उल्लेखनीय है। तो ये सब रंगपुर से मिले हैं, खास करके कच्ची ईंटों के दुर्ग और बाट, ये दो चीजें ध्यान रखेंगे आप। हड़प्पा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो सेंटर थे वो हमने कुछ सेंटर देखे, जिसमें खास करके 3-4 सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हड़प्पा अपने आप में, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा इसमें लोथल, ठीक है, चौथा बनवाली, ठीक है, ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट, सुतकेगडोर, आलमगीरपुर मेरठ वाला, ठीक है, ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट, रोपड़, ये इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बार बार इसके बारे में रिवाइज करेंगे। तो अब हम चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं जो हड़प्पा सभ्यता को एक यूनिक सभ्यता बनाती हैं, जो हड़प्पा सभ्यता को एक ऐसा सभ्यता बनाती है कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी वो क्या रही? हमेशा विशिष्ट रही। अब देखिए, जो ये अलग अलग जगह पे खोज हुए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो, लोथल, कालीबंगन, सुतकेगडोर, इन जगहों पर जो उत्खनन हुआ है और उससे जो सामग्री प्राप्त हुई है, उस आधार पर आप कुछ शीर्षक बना सकते हैं। यानी विशेषताओं की अगर बात करें तो कुछ क्रक्स निकाल सकते हैं कि ये प्रमुख विशेषताएं यहां की रही हैं। उस पर जब आप बात करेंगे तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से, मेन रूप से आएगा नगर योजना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है हड़प्पा सभ्यता का, कि टाउन प्लानिंग उसकी कैसी थी, नगर योजना उसकी कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरी केंद्रों अर्थात नगरों का विकास था। यानी किस तरह से नगर को हम डेवलप करें, किस तरह अर्बनाइजेशन को प्रमोट करें, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन आदि नगरों के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अत्यंत सुनियोजित नगरों का निर्माण किया गया। जैसे अगर आप इसको देखें तो किस तरह ये नालियां बनी आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसके साथ साथ आपको सड़कें बनी दिखाई पड़ रही हैं। नगरों की 2-3 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो नाली वाली विशेषता, यानी जल निकासी, नाली या जल निकासी। दूसरी आपको ध्यान रखनी है इसके साथ साथ सड़कों की व्यवस्था। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। और ये प्रमुख ऐसी चीज थी जो उसको एक शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी सभ्यता बनाती थी। इसके अलावा दुर्ग और किलों का निर्माण, ठीक है, और ये इतना वेल अरेंज था, इतना अच्छे तरह से सुनियोजित था, जिससे ये कहा जा सकता है कि उस समय भी अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग जो थी वो बहुत उन्नत थी। जैसे हर घर के पास से नाली होकर गुजरना, नालियों का ढका होना, सड़कें एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी और 90 डिग्री ग्रिड पे काट के बिल्कुल हर घर के सामने से निकलती थी। यानी बहुत अच्छे तरीके से सड़कों का जाल और नालियों का जाल फैलाया गया था। ये यहां पर दिखाई पड़ता है नगर योजना में। इन नगरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो नगर के विषय में विद्वान इतिहासकार मजुमदार का कथन है कि मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखकर देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों की निष्ठ की कारीगरी और सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यानी यू कांट बी रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड आफ्टर सीइंग द सिटीज। ऐसा उनका कहना था कि अगर आप उन नगरों को देखें तो आप बिना प्रभावित हुए या बिना उससे खुश हुए रह ही नहीं सकते। इतने वेल प्लान्ड, इतने सुनियोजित तरीके से नगरों को बनाया गया था। अब इन नगरों को अगर ठीक से विशेष रूप से देखना है तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो में चलते हैं। और हमने शुरू में आपको बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो ऐसे शहर थे कि उत्तर में दिखाई पड़ता था कि हड़प्पा राजधानी रही होगी और दक्षिण में शायद मोहनजोदड़ो राजधानी रही हो, ऐसा वहां पर दिखाई पड़ रहा था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल नगर था जो लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी 125 हेक्टेयर क्षेत्र में यह मोहनजोदड़ो पूरा फैला था। यह नगर दो भाग में था, पश्चिमी और पूर्वी। देखिए अक्सर जो नगर वहां पर थे ना वो दो भाग में डिवाइड किए गए थे, पश्चिमी और पूर्वी। एक ऐसा इलाका था जो प्रशासनिक रूप से काम आता था, एक में आम जनमानस रहता था, ऐसा बार बार दिखाई देता था।
इस नगर का पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर बनाया गया था, यहां एक दुर्ग रहता था। अभी उसका भी इमेज में आपको दिखाऊंगा। तो जैसे दो भाग है पश्चिमी, तो ये थोड़ा छोटा था लेकिन ये ऊंचा दुर्ग बनाया जाता था, और पूर्वी भाग जो बड़ा था यहां पर आम जनमानस रहते थे। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक था लेकिन नीचे बनाया गया था, इस भाग में शहर बसा हुआ था। तो ऊपर एक किला या दुर्ग जैसा बनाया हुआ था। जो इतिहासकार अलग अलग इसका अनुमान लगाते हैं, यह कहा जाता है कि जो बड़े शासक रहते होंगे या जो मिलिट्री पर्पस से इस्तेमाल करने या प्रशासनिक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दुर्ग वगैरह बनाए जाते होंगे और नीचे आम जनमानस रहता होगा, ऐसा ये मानकर चला जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग की संरचनाएं गारे और कच्ची ईंटों की मजबूत निर्मित की गई थी। ये देखिए, ये दुर्ग आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऊंचाई पर बनाया हुआ दुर्ग इस तरह दिखाई पड़ता था। इस बड़े भाग में भवन थे जो प्रशासनिक या सार्वजनिक या धार्मिक उपयोग के लिए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी हॉल की तरह या कम्युनिटी गैदरिंग की तरह ये जगह हुआ करते थे, जहां से धार्मिक गतिविधियां या सामाजिक गतिविधियां चलाई जाती रही होंगी या प्रशासनिक काम वहां से किए जाते रहे होंगे। और जो पश्चिमी भाग बड़ा था, पूर्वी भाग जो बड़ा था, वहां पर आम जनता रहती थी। इस दुर्ग के चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार थी, यह किलेबंदी दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। तो चारों ओर यहां पर इसके चारों तरफ दीवार बना दी जाती थी, जो नीचे का सिटी या शहर था वो इससे अलग हो जाया करता था, और ऊपर दुर्ग या किला एक अलग रूप से दिखाई पड़ता था। ये एक प्रमुख विशेषता इसकी दिखाई देती थी। मोहनजोदड़ो का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत बड़ा था और यह चारों ओर एक दीवार से घिरा हुआ था, यह भी एक दीवार से घिरा था। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई शहर है, तो इसके पूर्वी भाग में यहां पर आपको दुर्ग दिखाई पड़ेगा और ये भी पूरा दीवार से घिरा हुआ रहेगा, ये दुर्ग रहेगा। ठीक है, पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग भी शहर से, ये बड़ा इलाका रहेगा घिरा हुआ, और यहां पर क्या है, शहर बसा हुआ था। तो ऐसे दो भाग में शहरों का बंटवारा दिखाई पड़ता था, और मोहनजोदड़ो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है। अलग अलग भवन मिट्टी के चबूतरों पर बनाए गए थे। ये चबूतरे भवन की नींव का कार्य करते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर था। क्या होता था कि जो भी इसमें घर बनाए जाते थे, पहले चबूतरा बनता था, उस पर ये मकान बनाए जाते थे और ये नींव का काम करता था। तो ये जो प्लानिंग दिखाई पड़ रही है, ये टाउन प्लानिंग बहुत ही भव्य बेहतरीन थी। यानी सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड, एक डिवीजन आपका किया गया है जहां प्रशासनिक इलाका है, एक में शहर बसे हुए हैं। शहर में जो घर बनाए गए हैं वो चबूतरों पर बनाए गए हैं, चबूतरों पर घर बनाए गए और लाइन से बनाए गए। उनका जो बनाने का तरीका था वो ग्रिड फॉर्मेट में और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से थे। नहीं एक घर यहां एक घर यहां, ऐसा नहीं, लाइन से घर होते थे, सड़कें होती थी, नालियां होती थी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से इन सड़कों को, इन घरों को, सड़कों को, सब चीजों को बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो के समान हड़प्पा नगर भी दो भागों में था, पूर्वी पश्चिमी, परंतु यहाँ के पूर्वी भाग को आज के ईंट चोरों ने भ्रष्ट कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हड़प्पा में जो पूर्वी भाग था, जो शहर जहां बसाया जाता था, उन ईंटों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया गया है, चोरी कर लिया गया है। हड़प्पा के पश्चिमी भाग में किलेबंदी पाई गई है और इसे कृत्रिम चबूतरे पर खड़ा किया गया है। तो यहाँ भी पश्चिम भाग में पूरा वो दुर्ग है। इन नगरों के अवशेषों को देखकर प्रतीत होता है कि ये कुशल इंजीनियरिंग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए होंगे। तो मैंने आपको डिटेल में ये चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर दी। ये पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और आपको ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक जैसे शहरी आकृतियां दिखाई पड़ेंगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए आप हड़प्पा सभ्यता को एक सुनियोजित नगर क्यों कहेंगे? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि उसमें जो भवनों का निर्माण, अभी भवन निर्माण पर आगे चर्चा भी करेंगे, भवनों का निर्माण एक सुनियोजित तरीके से किया गया है। शहर को दो भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें पश्चिमी भाग में दुर्ग और किला था जो प्रशासनिक भवन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग अपेक्षाकृत बड़ा था जिसमें शहर की बसावट रही होगी। इसके अलावा वहां पर भवनों का निर्माण चबूतरों पर, सड़कों का एक अच्छे पैटर्न में निर्माण, जल निकासी की उचित व्यवस्था, ये सारी चीजें उसे एक बेहतर शहर का रूप देती हैं। ये आप दिखा सकते हैं। अब देखिए, इन नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर थी। यानी ये सड़कें ऐसी भी थी और ये सड़कें ऐसी भी थी, ठीक, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। और एक 90 डिग्री का अंश बनाकर एक दूसरे को काटती थी, और बाकी यहां पर मकान बने हुए थे। ये मकान आपको दिखाई पड़ते थे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सड़कों में गलियां निकलती थी जो लगभग 1 मीटर से 2 मीटर तक चौड़ी थी। तो सड़कों से फिर यहां पर गलियां भी निकलती थी, 1 मीटर 2 मीटर चौड़ी ऐसे गलियां निकलती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक लगभग 11 मीटर चौड़ी सड़क थी जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। तो 11 मीटर चौड़ी चौड़ी सड़कें भी थी, जो आजकल आप हाईवेज देखते हैं, राजमार्ग रही होंगी उस तरह की। तो 15-20 फुट में अच्छी सड़क बन जाती हो, 11 मीटर चौड़ी सड़क थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि शायद वो मेन रोड रहा हो, मेन सड़क रही हो जहां से बहुत बड़ा आवागमन चलता हो। और अगर इनकी विशेषताएं देखें और शहरों के हिसाब से जोड़कर विशेषताएं देखें, तो एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता दिखाई देती है
जल निकासी की व्यवस्था, यानी कि जो वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था थी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यहां पर क्या होता है कि सबसे अनूठी व्यवस्था थी, और ये इसलिए अनूठी थी कि उस जमाने में भी इतना अच्छा और कुशल व्यवस्था किया गया था जल निकलने का, या पानी के, या जो गंदा पानी है उसको निकालने का, या ड्रेनेज सिस्टम का। ये अपने आप में एक बहुत रोचक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में दक्ष यानी कि कुशल थे। सड़क के किनारे पर नालियां थी जो पक्की ढकी हुई थी, और प्रत्येक गली में भी ढकी हुई नालियां थी जो सड़कों की नालियों से मिलती थी। यानी ये देखिए, पहले तो ये नाली का निर्माण कितना कुशल बढ़िया किया गया है। ये नालियां हैं, ठीक है, और ये नालियां बनाई गई, यहां से पानी निकलेगा, फिर ये छोटी नालियां जो जाकर इस मेन नाली में मिल रही हैं, और सड़क के किनारे नालियां, और ये ढकी हुई भी होती थी। आज भी आप चले जाइए बड़े बड़े शहरों में, तो नाली की अलग व्यवस्था न हो पाने के कारण गलियों के बीच में ही नाली निकाल के उसे स्लैब से ढक दिया जाता है और लोग चलते हैं। यह सिस्टम उस समय भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और हर घर के बीच में जो गलियां थी, उन गलियों में छोटी नालियां, फिर जाकर उसका मेन नाली में मिल जाना। यह क्या था, एक बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, और इससे टाउन प्लानिंग आप कह सकते हैं निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं था कि बहुत पुरानी सभ्यता थी तो कैसे भी पानी गिर रहा है, कोई कहीं भी घर बना रहा है, नहीं। और इसको देखकर ये भी माना जाता है कि शायद लोकल, जैसे आजकल आप अर्बन बॉडीज या लोकल बॉडीज जो म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका वगैरह देख रहे हैं, इस तरह का लोकल प्रशासन भी रहा होगा जो इन चीजों को मैनेज कर रहा होगा, जो इन चीजों की देखभाल कर रहा होगा। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी नालियां होती थीं। इनके द्वारा घरों का गंदा पानी गली की नालियों से होता हुआ सड़कों की बड़ी नालियों के माध्यम से बाहर पहुंचाया जाता था। जैसे ये देखिए, ये छोटी नाली है, मेन नाली में जाकर यहां मिल रही है, और आगे जाकर वो पानी निकल जाएगा। तो एक जो विशेषता आप हड़प्पा सभ्यता की देखेंगे, वो उसमें ये भी देखेंगे कि इसमें जल निकासी की सुविधा बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छे तरीके से जल निकासी यहां पर की जाती थी। फिर एक और इसकी विशेषता अगर हम देखना चाहें तो भवन निर्माण या गृह स्थापत्य है, यानी घरों को बनाने जाने का क्या सिस्टम था, या घर का जो स्थापत्य कला था, भवन निर्माण का, वो किस तरीके से था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर निर्माण की भांति भवन निर्माण में भी कुशल थे, और इस तथ्य की पुष्टि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो भग्नावशेष हैं उनसे मिलती है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो भवन प्राप्त हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि कितना कुशल ये लोग भवन निर्माण में भी थे। अभी हमने चर्चा की कि चबूतरों का इस्तेमाल कर उस पर भवन बनाया जाता था ताकि नींव पक्की रहे, बाकी भवनों से सटे नालियां, ये सारी चीजें हमने देखी। मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग या निचले शहर में आवासीय भवनों के अवशेष मिले हैं। अभी हमने कहा कि शहर दो भाग में बटा था, पश्चिमी भाग में दुर्ग या किले ऐसा दिखाई पड़ता था, और पूर्वी भाग जो निचला इलाका था वहां पर आवासीय लोग रहते थे। आवासीय भवनों का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। भवनों को बनाते समय हवा और प्रकाश का पूरा ध्यान रखा जाता था। तो वेल वेंटिलेटेड देखिए भवनों के अवशेष यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ये चबूतरे बना बनाकर भवन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर वाला इलाका पश्चिमी है जो ऊंचा है, ये नीचे जो है ये आपको यहाँ पर भवनों के अवशेष दिखाई पड़ेंगे। और ये वेल वेंटिलेटेड होते थे, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था, और जैसे खाना बनाने के लिए या भोजन पकाने के लिए अलग घर का व्यवस्था, इसके अलावा पानी के लिए अलग जगह की व्यवस्था। तो इस तरह से बहुत वेल प्लान तरीके से भवनों का निर्माण किया जाता था। देखिए, भवनों में रसोई घर, स्नान गृह, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान और आंगन, यानी कितना वेल प्लान्ड भवन बनाया जाता था। एक रसोई घर अलग रहेगा, इसके अलावा स्नान के लिए घर अलग रहेगा, ये सारी चीजें उस समय दिखाई देती थी। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों में कुएं होते थे, ये चर्चा मैंने आपको पहले की, और वो कुएं खास करके घर के बाहरी इलाके में होते थे ताकि कोई अगर राहगीर भी शायद चल के जा रहा हो तो जल पी सके। भवनों में कुआं एक ऐसे कक्ष में बनाया जाता था जिसमें बाहर से आया जा सकता था और राहगीरों द्वारा भी इनका उपयोग किया जा सकता था। ये बहुत ये कितना अच्छा कंसेप्ट था। इसमें देखिए कि हर घर के पास, ऐसा नहीं कि दूर नदी से कहीं पानी भर के लाना है, जल का स्रोत बांस में ही बनाया जाता था, और वो स्रोत इतना सामूहिक था कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर ले। तो बहुत ही वेल प्लान्ड भवनों का निर्माण, 4-5 इसकी विशेषताएं भवन निर्माण में आपने देख ली। चबूतरों पर, पूर्वी इलाके में, भवन में सारी चीजों का बाइफर्केशन, यानी कि रसोई घर अलग, स्नान घर अलग, कुएं का लिए अलग जगह, ठीक है। इसके अलावा रोशनदान और वेल वेंटिलेटेड घर बनाए जाते थे, और कुएं की व्यवस्था प्रत्येक घर में देखी जाती थी। ये एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण रही है विशेषता। दुर्ग, सार्वजनिक या राजकीय भवन, तो जो पश्चिमी इलाके में बड़े बड़े दुर्ग या ऊंचाई वाले किले बनाए जाते थे, वो इसके प्रशासनिक या राजकीय भवन के रूप में इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन आदि नगरों में दुर्ग की संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। दुर्ग के क्षेत्रों में विशाल 1971 के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 71 में अवशेष मिले।
विद्वानों का मानना है कि इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए या जो पब्लिक गैदरिंग है या पब्लिक यूज के लिए किया जा रहा होगा, और ये दुर्ग क्या इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, सरकारी या आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी वाले चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं। एक बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि शहरों को दो भाग में डिवाइड किया गया, पश्चिमी और पूर्वी, और पश्चिमी में खास करके दुर्ग के लिए इस तरह की चीजें बनाई जाती थी और उनका इस्तेमाल ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था, और पूर्वी इलाके में शहरी लोग बसते थे और वहां पर भवनों का ज्यादा निर्माण किया जाता। इसके अलावा और दुर्ग से संबंधित क्या जानकारी थी, ये विशाल भवन ईंट से बने ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा था। तो भवन निर्माण में ये भी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। इस विशाल भवन के अनेक कमरे, भंडारागार और 2 आंगन थे। मोहनजोदड़ो में भी एक विशाल हाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भवन निर्माण में उसके अलावा जो दुर्ग के साथ साथ और भी तरह के जो घर पाए गए हैं, जो अलग अलग विशिष्ट तरह के भवन निर्माण की कलाकृतियां पाई गई हैं, उसमें एक ये बहुत विशेष चीज पाई गई है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में कुछ अन्य भवन मिले हैं जिन्हें पुरातत्ववेत्ता अन्न भंडारागार कहते हैं। तो ये जो अन्न भंडारागार कार है या जो अन्नागार है, देखिए जो चीजें हैं कंफ्यूज मत होइएगा। एक है स्नानागार, ये स्विमिंग पूल है समझ लीजिए, बाथ टब है, ये केवल मिला है मोहनजोदड़ो से, ये प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो को मान के चलिए। और जो अन्नागार है, ठीक है, ग्रेनरी जिसको आप कहते हैं, ये अन्नागार जो है ये कहां से मिला हुआ है, तो ये मिला है हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अन्नागार और स्नानागार, ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है जो इस सभ्यता में देखने के लिए मिलती हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल माल गोदाम प्राप्त हुआ है। यह एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले भाग ही शेष बचे हैं। तो जो नीचे का चबूतरा वाला हिस्सा है ना, वही केवल बचा है, ऊपर का पूरा उजड़ा चमन हो चुका है। तो ये कई जगह देखने के लिए मिला, मैंने आपको फिगर में भी 1-2 जगह दिखाया हुआ है ये, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब जिस स्नानागार की हम चर्चा कर रहे थे वो ये आपके सामने है। अब देखिए इस स्नानागार की विशेषता ये है कि देखिए एक चौकोर ये बना हुआ है, या आप एक कह सकते हैं कि आयताकार ये बना हुआ है, और रेक्टेंगुलर शेप में ये चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। और इस स्नानागार में ऐसा माना जा रहा है कि इट वाज लाइक अ स्विमिंग पूल। ये बार बार ऐसी भी धारणा बताई गई है कि हो सकता है इस स्नानागार का इस्तेमाल किसी विशेष धार्मिक पर्व या प्रयोजन पर किया जाता हो, कि यहाँ पर आकर लोग उस दिन स्नान करते हो, जैसे कुंभ का मेला लगता है, नदियों में लोग स्नान करते हैं, वैसे कोई धार्मिक प्रयोजन के लिए इस स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इस स्नानागार का भवन अत्यंत भव्य है। यह स्नानागार एक विशाल भवन के बीच में स्थित है। यह भवन 54 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। तो काफी बड़ा बना हुआ है, विशाल इसीलिए इसको कहा जा रहा है। इस भवन के आयताकार जलाशय स्थित है जिसकी लंबाई 11 मीटर और 7 मीटर। तो ये खास करके जो जलाशय है ये 11 मीटर चौड़ाई और 7 मीटर गहराई, 2.43 मीटर है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो ये जलाशय बना हुआ है, स्नानागार, जलाशय, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं, तो यहाँ आपको मोहनजोदड़ो दिखाना है, ये मत भूलना है, बस बाकी सब इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत कम चांसेस है कि आपको कितने मीटर का है, कितनी गहराई है, इस पर सवाल पूछे। ठीक है, जलाशय से पानी निकलने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। तो एक तो जो वाटर ड्रेनेज वाला काम है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट बात है। वाटर का जो पानी का जो निकासी है या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे बेहतर बनाया गया था। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह जलाशय संभवतः धार्मिक महत्व रखता था तथा पवित्र पर्वों पर लोग इसमें स्नान करते होंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा पवित्र पर्व रहता होगा जब इसमें लोग आकर नहाते होंगे, स्नान करते होंगे। तो ये हमने क्या देखा, यहां पर भवन निर्माण की विशेषता देखी। अब अगर धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष की बात करें कि ये जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष क्या था, तो ये भी जानना बड़ा जरूरी है। इसमें 2-4 प्रमुख पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये लोग प्रकृति प्रेमी थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, यहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जहां से ये स्पष्ट होता है कि ये लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, जैसे पशुपति वाला जो सील प्राप्त हुआ है, एक तो वहां से ये चीज क्लियर हो रही है। दूसरा, वहां पर देवी पूजा होती थी, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो इनके एक धार्मिक पक्ष है वहां दिखाई देता है। दूसरा, हम बात करेंगे आर्थिक जीवन पर, यानी इकोनॉमिक टर्म्स पर, यानी किस तरीके से वहां की आर्थिक गतिविधियां चलती थी।
तो आर्थिक गतिविधियों में सबसे प्रमुख कृषि और पशुपालन था। कृषि के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जैसे जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, धान का एक बीज प्राप्त हुआ है, इसके अलावा मतलब चावल का अंश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि हल जो है, हल प्राप्त हुए, इससे पता चल रहा है कि वो लोग जुताई करके और खेती करते होंगे, तो ये चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं। तो उत्खनन से प्राप्त, अच्छा दूसरा अन्नागार प्राप्त हुआ है, तो उसे ये भी पता चलता है कि अन्न इकट्ठा करके रखा जाता था। ऐसा नहीं कि केवल वो गैदरिंग हंटिंग से चलते थे, ऐसा नहीं है। तो उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी। अगर इसमें कृषि की बात करें हम, यानी एग्रीकल्चर की बात करें, तो प्राप्त साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से अनाज के दाने जैसे गेहूं, चना, जौ, दाल, सफेद चना, मटर, तिल, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो एक तरह आप कह सकते हैं कि वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, यानी जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी वो यहां पर दिखाई पड़ रही है, ऐसा दिखाई देता है। बाजरे के दाने गुजरात के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इसकी चर्चा मैंने आपको की थी। खास करके जो लोथल हमने चर्चा की है, जहां से चावल का भी थोड़ा अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो बंदरगाह वाला इलाका था लोथल, ठीक है, वहां से भी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो गुजरात, इसके अलावा लोथल, ठीक है, धोलावीरा आपने सुना होगा। गुजरात और हरियाणा से प्राप्त चावल के अवशेष से ज्ञात होता है कि चावल की खेती होती थी। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के लोग सब्जी, फल और कपास भी उगाते थे। ये कपास इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो कपास की भी खेती यहाँ पर की जाती थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आपसे सामने अगर सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधि कौन सी है, तो उसमें आप कृषि को प्रमुखता से रखेंगे। उन्नतशील कृषि की जाती थी, कृषि के काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं और कृषि पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था थी। उनको रखने के लिए अन्नागार और इस तरह के भवन के अवशेष भी दिखाई पड़ते हैं। अगर कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती थी एग्रीकल्चर में, तो वो भी उस जमाने के हिसाब से काफी उन्नत थी। जैसे हल का इस्तेमाल किया जाता था, औजार प्राप्त हुए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके अंतर्गत चोलिस्तान के अनेक स्थल और बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप ज्ञात होता है कि खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। तो केवल फावड़ा या कुदाल से नहीं, बिल्कुल बाकायदा हल से प्रयोग किया जाता था। ये कई जगह पर प्राप्त अवशेषों से प्राप्त हुआ है। तो एक तो ये प्रौद्योगिकी में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वृषभ के रेखांकन से मूर्ति पूज्यों के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते होंगे। जैसा कि आज तक भी आप देखते होंगे कि बैलों से और हलों का इस्तेमाल करके जुताई की जाती है। और हड़प्पा सभ्यता में जो सिक्के प्राप्त हुए, जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, उसमें बैलों का काफी चित्रण किया गया है। तो यह दिखाया जाता रहा है कि वृषभ या बैल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे उस समय, या उनको बहुत प्रमुखता दी जाती थी। और इससे यह अनुमान लगाया गया है कि इन्हीं बैलों का इस्तेमाल करके खेतों की जुताई की जाती रही होगी और वहां से फिर अन्न का उत्पादन किया जाता रहा होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आधुनिक राजस्थान में स्थित कालीबंगन स्थल से जुते हुए खेत मिले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इससे अलावा इस खेत में हल से बनी रेखाओं से दो समूह एक दूसरे को समकोणों पर काटते हैं, यानी ऐसे ऐसे रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रेखाएं खेतों में प्राप्त हुई हैं, यानी जुते हुए खेत जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इससे ये पता लगता है कि काफी उन्नतशील प्रौद्योगिकी, यानी उस जमाने के हिसाब से अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके खेती की जाती रही है। सिंचाई का कोई ठोस प्रबंध नहीं प्राप्त हुआ है कि कैसे सिंचाई की जाती होगी। संभवतः कुओं से प्राप्त पानी से सिंचाई की जाती होगी। अभी तक जो सिंचाई के स्रोत खेती के हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त, उसमें कुआं ही दिखाई पड़ता है। बाकी किसी तरीके का और स्रोत सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो दो चार पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो खेती उन्नतशील थी। दूसरा, कृषि में कई तरह के अनाज उगाए जाते थे। चना की हमने बात की, तिल की बात की, गेहूं चावल की बात की। इसके अलावा खेत जुते जाते थे, हलों का इस्तेमाल होता था, बैलों का प्रमुखता से प्रयोग होता था। ये सारी चीजें इसमें आप मेंशन कर लेंगे। धोलावारा गुजरात हड़प्पा से प्राप्त जलाशय को देखकर लगता है कि इन जलाशयों का प्रयोग कृषि की सिंचाई के लिए किया जाता होगा। तो गुजरात में दो प्रमुख स्थल हैं, ध्यान रखिए। एक बार बार इसका शब्द का नाम आएगा, एक धोलावीरा और एक लोथल। ये गुजरात के दो प्रमुख स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इन केंद्रों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थान से जैसे कौन से हैं, है ना, कौन कौन से जो पाकिस्तान में है, इसका अलग एक चार्ट बनाकर आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। तो धोलावीरा से जो प्राप्त हुआ है उसमें यह देखा जाता है कि यहां पर जो जलाशय दिखाई पड़ रहे हैं, उन जलाशयों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि शायद इनका इस्तेमाल कृषि की सिंचाई के लिए किया जाता रहा हो। इसके अलावा जो अनुमानित चीज है वो यह है कि कुओं का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण इसमें फाइंडिंग दिखाई देती है। दूसरा, पशुपालन। तो
प्राथमिक एक्टिविटीज जो है, यानी कुल मिला के प्राइमरी एक्टिविटीज ही ज्यादा दिखाई दे रही हैं। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें अलग अलग, अब जो ये सील प्राप्त हुई है, इस मुहर जो प्राप्त हुई, इसमें कई जानवर दिखाई पड़े हैं, तो जानवरों का पशुपालन किया जाता था, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी सभ्यता इन लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। और प्राप्त कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं पशुओं की। मुहरों पर अंकित चित्र से लग रहा है कि बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, इन पशुओं को ये लोग पालते थे। ऐसा दिखाई पड़ रहा है किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में, ठीक है, कि पशुपालन भी वो लोग करते थे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हम आते हैं शिल्प तथा अन्य उद्योग धंधे। जो क्राफ्ट है, जो आप कह सकते हैं कि कलाकृति है वहां की, वो उस पर भी काफी इंपॉर्टेंट रूप से बात हुई है। और जो पॉट, मृदभांड बनाने के जो तरीके हैं वो भी बहुत यूनिक दिखाई पड़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे इस सभ्यता के लोग, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करते थे। शिल्प कला मतलब होता क्या है, हाथ की कारीगरी से अच्छे से चीजें बनाना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वस्त्र निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट था। आभूषण बनाना, कई सारे ऐसे आभूषण या गहने, अभी मैं आपको फिगर्स भी दिखाऊंगा, उस जमाने में वहां से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मनके जिसको माला कहते हैं वो बनाना, लकड़ी के कृषि संबंधी उपकरण बनाना, कई सारे लकड़ी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, हल भी प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना इन सभी उद्योग धंधों में प्रचलित था। और आपको पता है कि जो लोथल है वहां से कितना बड़ा गोदी या कितना बड़ा बंदरगाह पर जहाज टिकाने वाली चीजें प्राप्त हुई हैं। यानी उस समय शिल्प कला जो है, उस समय जो तकनीक है इंजीनियरिंग की या हाथ से बनाने वाली जो चीजें हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था। बाकी खिलौने, धातु, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, है ना, कृषि के उपकरण, ये सारी चीजें बनी हुई मिली हैं। इससे पता लगता है कि शिल्पकारी और हस्तकारी बहुत उस समय उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अनेक स्थलों से मिट्टी के असंख्य बर्तन मिले हैं जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। इनको बर्तनों की भी चर्चा मैंने कई जगह आपको दिखाया था, कैसे वो बैलगाड़ी प्राप्त हुई थी, हमने फिगर में देखा था। मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां और खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं। और इससे पता चलता है कि वस्त्र, उसके अलावा वस्त्र शिल्प, यानी जो जिसको कहते हैं ना कि कपड़े वाला जो शिल्पकारी होती है, उसमें ये लोग दक्ष थे, कपड़े बनाने में भी दक्ष थे। इसके अलावा ये लोग सोना, चांदी, तांबा, सीसा और कांस से भली भांति परिचित है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। सोना भी जानते थे, चांदी, तांबा, सीसा, कांस। कौन सी चीज से बिल्कुल परिचित नहीं थे? लोहा, आयरन। लोहा से परिचित नहीं थे। इस बात को बार बार मैंने एक बार और बताया है, फिर आप नोट कर लीजिएगा। लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक युग के नाम से जानते थे, एक धातु के युग से नाम से। बताइए किस धातु के नाम से मैंने बताया है, किस धातु के नाम से बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं? ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, कॉपर और टिन का अलावा मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे। कांसे में सुंदर बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं। यहाँ की उल्लेखनीय मूर्ति कांसे की एक नर्तकी है, जिसमें नर्तकी को कमर पर हाथ रखे त्रिभंगी मुद्रा में दिखाया गया। अभी आगे मैं उसकी इमेज भी दिखाऊंगा आपको। एक डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदड़ो से, शुरू में भी दिखाया मैंने आपको, है ना। तो वो डांसिंग गर्ल जो है वो इसी ब्रॉन्ज से मिली हुई है। धातुओं के अतिरिक्त सीप, शंख, ये सारे आभूषण भी वहां पर बनाए जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शिल्पकारी से पता लगता है कि कितनी उन्नतशील उस समय की क्या रही होगी, परंपरा रही होगी, कितनी उन्नतशील वहां के शिल्पकारी और क्राफ्टमैनशिप रही होगी। फिर हम आते हैं व्यापार और वाणिज्य, माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियां हैं। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से व्यापार में चीजें या कॉमर्स में चीजें दिखाई पड़ती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि व्यापार काफी क्या था, काफी उन्नत अवस्था में था। यहाँ विभिन्न उद्योग धंधों और कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। कपास का इस्तेमाल करके भी कपड़े बनाए जाते थे। मिट्टी जैसा कच्चा माल पर स्थायी स्तर पर उपलब्ध होता था। पत्थर, लकड़ी और धातु को जलोढ़ के मैदान से मंगवाना पड़ता था। उसके अलावा कॉपर वगैरह को खेतड़ी का जो माइंस था वहां से ले आते थे। सोना वगैरह तो मिडिल ईस्ट से भी आता था। तो ये जो उद्योग धंधे थे वो वाणिज्य और व्यापार काफी प्रचलित थे। और इन चीजों, कच्चे मालों का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाकर व्यापार का प्रचलन किया जाता था। ये भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार फैला हुआ था, यानी कि जितने आप स्थल देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर, जैसे मान लीजिए सुत का गडोर है, इधर आलमगीरपुर है, इधर कोई हड़प्पा है, इन सब में आपस में, इन शहरों में व्यापार दिखाई पड़ता था। अवशेष प्राप्त बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने से स्पष्ट है कि बैलगाड़ियां थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक साधन थी। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप खिलौना, आज के बच्चे हेलीकॉप्टर से खेलते हैं, इस तो हेलीकॉप्टर है तभी तो उससे खेलते हैं, क्योंकि रियलिटी में भी हेलीकॉप्टर है। तो अगर बैलगाड़ी जैसे खिलौने मिट्टी के मिले हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सच में बैलगाड़ी का इस्तेमाल थल मार्गों के लिए किया जाता रहा होगा। तो एक तो परिवहन के साधन में ये इंपॉर्टेंट है। थल मार्ग के अतिरिक्त सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के जल मार्गों से
तटीय मार्गों का प्रयोग करके आंतरिक व्यापार के उद्देश्य से परिवहन किया जाता था। आपको पता है कि कई ऐसे जगह है जो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको जैसे मांडा का मैंने बताया कि एक चिनाब के बगल में है, जैसे अलमगीरपुर को हिंडन के बगल में बताया, दानियाबाद को गोदावरी के सहायक नदी में, सूद कैगडोर जो था वो दाश्क नदी, तो ऐसे सरस्वती नदी के किनारे भी कालीबंगन वगैरह वाला इलाका कई सारा था। तो जो अलग अलग नदियां थी उन नदियों का इस्तेमाल करके व्यापार किया जाता था। इसके अलावा लोथल का बंदरगाह आपने देखा ही, तो बाहर के ट्रेड के लिए उन थल मार्गों के अलावा जल मार्ग, समुद्री मार्गों का भी इस्तेमाल ये करते थे, ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप उपमहाद्वीप से जो बाहर जाने वाले माल थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने उद्योग धंधों के लिए, यहाँ पर उद्योग धंधा आप कर लेंगे, ठीक है, उद्योग धंधों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाते थे। अब देखिए व्यापार में क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल जो चीजें बनाकर जा रही हैं वही है, बाहर से कच्चा माल भी मंगाया जाता था, तो ये भी उस प्रोसेस में शामिल था। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में अपनी बस्तियां स्थापित की, यहां से उन्हें शंख मिल जाता था, तो जहां से उन शंख, देखा आपने समुद्र में शंख छोटे छोटे होते हैं, उनसे फिर सीप या मनके बनाए जाते हैं, मालाएं बनाई जाती हैं। हड़प्पाई लोगों ने सुदूर अफगानिस्तान में सोतगुर्ग नामक स्थान पर बस्ती बनाई, क्योंकि यहां से उनको नीले रंग के पत्थर, लाजवर्द, मणि, ये सारी चीजें मिल जाती थी और इससे अच्छे अच्छे आभूषण बनाते थे। तो जहां जो कच्चा माल मिलता था वहां ये बस के वहां से चीजें लाते थे। इस प्रकार से लोथर, कार्निलियल, ठीक है, सेल खड़ी तथा धातु के स्रोतों के नजदीक स्थित था। जैसे ये अलग अलग जो ये लोथल, कार्निलियल है या सेल खड़ी है, ये ऐसी ऐसी जगहें हैं जो वहां प्राप्त होती थी, वहां वो बस्तियां बनाई जाती थी जहां पर धातु मिल जाए, जहां पर कच्चा माल मिल जाए, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक नीति थी, ये लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर वहां से कच्चा माल आते थे। अभियान भेजकर मतलब एक टुकड़ी जाती थी कि जाइए वहां से कच्चा माल लेकर आइए, खरीद कर ले आइए, निकाल कर ले आइए, तो उनका एक तरह से एक्सपेडिशन जाता था और वो लोग लेकर आते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अभियान के माध्यम से राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा, अभी मैंने आपको बताया कॉपर जो है वो खेतड़ी से लाते थे, और दक्षिण भारत से सोना लाते थे, है ना, गोलकोंडा वाला। राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो खेतड़ी के आसपास जो संस्कृति दिखाई पड़ती है आपको, ये गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है। और खेतड़ी माइन जो है ना, ये खेतड़ी माइन बहुत प्रमुख रूप से फेमस है कॉपर के उत्पादन के लिए। तो यहां से ये कॉपर लेकर जाते थे खेतड़ी माइन से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का आपूर्ति किस माइन से किया जाता था या किस खदान से, तो खेतड़ी के खदान से। अच्छा, अब हड़प्पा सभ्यता का दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क कैसे बनता था, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो इन्हों क्या करते थे, विदेशों से भी व्यापारिक अच्छे संबंध इन्होंने बनाए थे। बेबीलोन का मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया से बना हुआ था, तो विदेश से संपर्क स्थल एवं जल दोनों से था। तो जैसे मान लीजिए सेंट्रल एशिया वाला जो इलाका है, पाकिस्तान से पीछे इधर अफगानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, पूरा इराक के तरफ सेंट्रल एशिया पूरा वो पैदल मार्ग से, थल मार्ग से जुड़ा था, और इधर लोथल वाले इलाके से अरब सागर होते हुए तो जुड़ा ही था। तो पूरे दुनिया से इनका संपर्क था। ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। तो ओमान आपको पता है कि अरब सागर के पास ही है, ओमान की राजधानी मस्कट, जो गल्फ कंट्रीज है वहां है, वहां से ये लोग भी तांबा मंगवाते थे, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। ओमान से हड़प्पाई सभ्यता का एक बड़ा मर्तबान प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है ताकि इसमें रखे तरल पदार्थ का रिसाव न हो सके। तो एक बड़ा मर्तबान घड़े जैसा मिला है जिसमें ऊपर कुछ चीजें लगाई गई हैं ताकि कोई लिक्विड वाली चीज उसमें से रिसाव ना हो। इससे पता चलता है कि वहां से लेन देन हो रहा था। तो विद्वानों का मानना है कि हड़प्पाई लोग इन पात्रों में रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो ओमान का तांबा जो है वो लेते थे और इसके बदले में वो चीजें देते थे। ये भी ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोगों के मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी संबंध थे। तो बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र यानी जिसको इजिप्ट कहते हैं, है ना, अफ्रीका का ऊपर वाला देश, वहां से भी इनके संबंध थे। जो मोहर प्राप्त हुई है, जो सील प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया और मिस्र में पाया जाना तथा मेसोपोटामिया और मिस्र की वस्तुओं का हड़प्पाई स्थल में पाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है। तो कैसे प्रमाण मिलता है कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया से संबंध थे? तो यहाँ के जो सिक्के या मुहर है वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट यानी मिस्र है वहां पर पाई गई है, और वहां की चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर पाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों में आदान प्रदान, लेन देन, व्यापार, ये चीजें उस समय उन्नत रूप से दिखाई पड़ रही थी। तो ये क्लियर होता है वहां से। अब हड़प्पा सभ्यता का ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क समुद्री मार्ग से होता था, संभव था। तो बहरीन, ओमान, आपको पता है ये सब एक साथ देश हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेसोपोटामिया से शायद समुद्री मार्ग से होता होगा। मेसोपोटामिया से प्राप्त अब अभिलेखों में मेलुहा को नाविकों का देश बताया गया है। तो एक मेलुहा शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसको नाविकों का देश बताया गया है, शायद वो इन्हीं लोगों के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई मृदभांड और मुहर पर
जहाज और नाव का चित्रांकन हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिससे आप जरूर नोट्स पॉइंट में रखेंगे। और इससे ये कंफर्म होता है कि जो व्यापारिक संबंध है या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी मिस्र सिंधु घाटी सभ्यता की अलग अलग जगहों से थी। खास करके 3-4 नाम ध्यान रखिएगा, ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इजिप्ट यानी मिस्र। ये 4-5 चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है कि माप तौल बाट स्केल। ये लोग माप तौल कैसे करते थे, इसका एक यूनिट क्या था मेजरमेंट का। तो हड़प्पाई लोग माप तौल प्रणाली से भली भांति परिचित थे, ये तो क्लियर है कि वो लोग नापते थे, जोखते थे, क्लियर करते थे। और अच्छा, इसमें आप एक और बात ध्यान रखिए कि केवल वस्तुओं का ही माप तौल मत देखिए, जो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, जो नालियां बनाई हैं, जो घर का भवन निर्माण हुआ है, वो रैंडम नहीं दिखाई पड़ता है, वो बिल्कुल स्केल के हिसाब से नाप तौल कर ठीक से एक चीजें की गई हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के बाट और स्केल प्राप्त हुए हैं। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि होते थे। मतलब इस श्रृंखला में इतने नंबर्स या किलोस के वो बनाए जाते थे। तो ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या नाप तौल और बाट उस समय उन्नत थी, प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न स्थलों से उत्खनन के द्वारा अनेक मूर्ति, बर्तन, कलश, मुहर, आभूषण ये सारी चीजें मिली हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री से तत्कालीन कला और ललित कला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो पता लगता है कि उस समय की कला कैसी थी, उस समय का ललित कला कैसा था, ये सारी चीजें क्लियरली पता चलती हैं। फिर आता है इसमें स्थापत्य कला, यानी भवन निर्माण में कैसा कला था, भवन निर्माण में क्या महत्वपूर्ण चीजें शामिल थी। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से उत्खनन में प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट है कि सभ्यता के लोग उच्च कोटि के इंजीनियर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी डिटेल चर्चा मैंने शुरू में भी आपसे की है कि इनको जो भवन बनाने के जो तरीके थे वो एक सुनियोजित तौर पर बिल्कुल इंजीनियरिंग के तौर पर बनाए जाते थे। चबूतरों पर मकान बनेंगे, आगे जो है कुएं वाला एक कमरा रहेगा, इसके अलावा रसोई घर रहेगा, स्नान घर रहेगा, घर के बगल से नालियों का निकलना, ये सारी चीजें इतनी सुनियोजित और प्लान्ड वे में दिखाई देती है कि लगता था कि एक कुशल इंजीनियरिंग या दक्ष इंजीनियरिंग की तरह ये घरों को बनाया गया है। ये हाँ, भवन निर्माण कला में दक्ष थे, जैसे विशाल अन्नागार। अच्छा, केवल घर में रहने वाले नहीं, जो बाकी कलाकृतियां भवनों की वो भी देखिए, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे अन्नागार हो, ठीक है ना। सुनियोजित नगर, भवन और दुर्ग आदि का निर्माण इनकी स्थापत्य कला को प्रमाणित करते हैं। मूर्ति कला की अगर आप बात करें तो देखिए, ये एक प्रीस्ट यानी कि पुजारी की मूर्ति दिखाई पड़ती है आपको। मूर्ति कला के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों ने विशेष उन्नति की। विभिन्न हड़प्पा स्थलों के उत्खनन में मिट्टी, पत्थर और धातु से कई मूर्तियां बनी हैं। इन मूर्तियों मैंने आपको दो प्रमुख रूप से मूर्ति बताई थी। एक तो ये मूर्ति आपको दिखाई देगी जो ये पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी बहुत अच्छी मूर्ति वहां से मिली है। दूसरी जो प्राप्त हुई है ये नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो जिसकी चर्चा मैंने अभी कुछ देर पहले की थी, मोहनजोदड़ो से। ये मूर्ति कला से में दक्षता को प्रमाणित करते हुए 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की अनेक मूर्तियां मिली हैं, परंतु यहां से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति बहुत उल्लेखनीय है। तो ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जिसको आप देख सकते हैं। इस मूर्ति में नर्तकी को कमर पर हाथ रखे त्रिभंगी मुद्रा, इसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं, दिखाया गया है। यह उन्नत मूर्ति कला का ठोस प्रमाण है। ठीक है, इसके अलावा दाढ़ी वाले सिर की मूर्ति मिली, तो दाढ़ी वाले ये देखिए, ये दाढ़े वाले एक पुजारी हैं, इनकी मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा से उत्खनन में 2 पुरुष की अर्ध मूर्तियां भी मिली हुई हैं। तो इससे यह पता चलता है कि मूर्ति कला में, अच्छा, इसे 2 चीजें क्लियर होती हैं। एक तो मूर्ति शिल्पकारी में ये लोग उन्नत थे, दूसरा ये लोग मूर्ति पूजा करते होंगे, ये भी बात इस पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मूर्तियों में इनका विश्वास था, ये इसको लेके चलते थे। चित्रकला की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रकला से भलीभांति परिचित थे। ठीक है, मिट्टी के मटके, घड़े, कटोरी, प्लेट पर ये लोग काफी जो है चित्रकला किए थे। इस काल में हड़प्पाई लोग विभिन्न रंग के बेल बूटे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के चित्र बनाते थे। तो जो प्राकृतिक चित्रावली थी वो वहां पर दिखाई पड़ती थी, ये लोग चित्र बना के उसको डिपिक्ट करते थे, दिखाते थे। संगीत और नृत्य कला की बात करें तो कई स्थलों से उत्खनन में क्या मिला हुआ है, संगीत और नृत्य कला की चीजें मिली है, ऐसा परिचित दिखाई दे रहा है। जो नर्तकी की मुद्रा है उसे दिखाई पड़ती है कि भाई वो नृत्य कर रही होगी, तो किसी संगीत पे ही तो कर रही होगी, कि ये लोग नृत्य कला में भी रुचि रखते थे और संगीत और इस तरह की चीजें थी, इसलिए वो मूर्ति या त्रिभंगी स्थिति में दिखाई गई है। धातु कला की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया, सोने, चांदी, कांस, इन चीज़ों से ये लोग बहुत भलीभांति परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। इन चीज़ों से वो लोग आभूषण भी बनाते थे, इन चीज़ों से वो लोग खिलौने भी बनाते थे, इन चीज़ों से ये लोग जो कृषि के उपकरण हैं और डेली यूज़ की चीज़ें उसको भी बनाते थे। लोहे से परिचित नहीं थे, ये बिल्कुल क्लियरली बात है। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके आपको चीज़ों को बता रहा हूँ।
अब आता है इसमें मुहर निर्माण या मुद्रांकन। तो जो आप कह सकते हैं कि जो सील जिसको कहते हैं, जो मुहरें बनाई जाती थी, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बात आई है। तो यहाँ से विभिन्न स्तर पर 2000 से भी अधिक मुहरें मिली हैं और इन हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण कलाकृतियां मानी जाती हैं मुहरों को। इनका मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों के लिए किया जाता है। ये मुहर मिट्टी और सेलखड़ी पत्थर की बनी है। ये बार बार आपसे पूछा जाएगा कि मुहरें किससे बनी है, तो या तो सेलखड़ी पत्थर या मिट्टी की बनी हुई मुहरें आपको दिखाई देती हैं, कॉइन्स आपको दिखाई देंगी। तो इसमें ये लोग उन्नत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका आकार वर्गाकार होगा या तो गोलाकार होगा, यानी बिल्कुल ये बराबर ऐसे वर्ग में रहेंगे या ये गोलाकार रहेंगे, ठीक है। ऐसे ये मुहरें दिखाई देती हैं। इस पर पशुओं की आकृति बनाई गई है और पशुपति वाला जो सील मैंने आपको दिखाया था शुरू में ही, बिल्कुल वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि पशुपति वाला जो मुहर है, जिस पर जानवरों की फोटो, जिस पर देवता की फोटो, ये मुहरों में बनाई जाती थी। इसमें बैल, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा आदि की आकृतियां बनाई जाती थी। इन मुहरों पर ऐसा दिखाया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसमें गाय की आकृति नहीं बनाई गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्राप्त मुहरों में गाय की आकृति है, तो नहीं, बैल, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, ये सारी चीजें उसमें अंकित की गई हैं। अब आते हैं इनके लिपि या स्क्रिप्ट पे। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि इनकी स्क्रिप्ट जो है वो दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन अभी तक ये क्या है, ये अभी तक एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की है। तो विभिन्न स्थलों के उत्खनन से कई जगह ये ज्ञात हुआ है कि ये लोग लेखन कला का ज्ञान करते थे। मुहर, ताम्रपत्र, मिट्टी की लगी पट्टिकाओं, मृद भांडों पे आभूषण यानी कि जो गहने थे, जो अस्थि क्षण थे, इन पर कुछ चीजें सूचना में लिखी हुई हैं। लेकिन 375 से 400 के बीच संकेत चिन्ह है। ये चित्रात्मक लिपि है, यानी एक तरह से चित्र के तौर पर बना के लिपि बनाई गई है। लेकिन अभी तक भी हम इसे पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। ये एक रहस्य बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि बाईं से दाईं है कि दाईं से बाईं, तो दाईं से बाईं लिखी जाती थी और अभी तक इसको सफलता नहीं मिली है पढ़ने में। और इस लिपि की उपस्थिति दर्शाती है कि वहां साक्षरता व्यापक स्तर पर थी। हर छोटे छोटे यूज की चीजों में अगर वहां पर लिपि से कुछ लिखा गया है, इसका मतलब छोटे से छोटे व्यक्ति या साधारण से साधारण व्यक्ति को भी लिखना पढ़ना आता रहा होगा और वो लोग साक्षरता में या लिटरेसी हाई रही होगी, सब कुछ उनको पता होगा, इसलिए वो चीजें लिख रहे हैं, इसलिए उन चीजों को दर्शा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो लिखित साक्ष्यों की समझ के अभाव में यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक विषय में जानना दुष्कर कार्य है, लेकिन वहां से जो सामग्री मिली है उससे वहां के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन की जानकारी मिलती है। तो ये इस सभ्यता की खास बात है, क्योंकि जो भी सभ्यताएं या इतिहास आपको मिली है उसका कुछ लिखित प्रमाण, कोई शास्त्र, कोई किताब इसके अनुसार आप दे सकते हैं। जैसे अगर मौर्य काल का आपको पता करना है तो मेगास्थनीज का इंडिका किताब है, आप उससे काफी चीजें निकाल सकते हैं। ऐसे हर काल में है, या कुछ चीजें अशोक स्तंभ पर लिखी गई हैं, आप वहां से पाली या जो भी संस्कृत भाषा है वहां से आप प्राकृत भाषा से निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन जो उत्खनन या जिसको कहते हैं कि खुदाई से जो सामान प्राप्त हुए हैं, उन प्राप्त हुए सामानों के माध्यम से हम वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, बोली, हर चीज का एक अनुमान लगाते हैं। वहाँ के भवन निर्माण की चीजें, कलाकृति, शिल्प कला, सारी चीजों का अनुमान लगाकर हमने सिंधु घाटी समझने का प्रयास किया है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ये इसकी खास विशेषता है, ठीक है। अब अगर सामाजिक संगठन की बात करें, यानी सामाजिक जीवन वहां का कैसा था, तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि मैच्योर्ड लोग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो उनके रहन सहन का तरीका है, जो आपसी व्यापार का, आपसी रहन सहन, आपसी कोऑर्डिनेशन का तरीका है, वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मानना है कि हड़प्पाई समाज जातियों में विभाजित नहीं था। उनका समाज विभिन्न श्रेणियों में विभाजित था, ये दिखाई पड़ता है, उच्च श्रेणी, नीची श्रेणी। अब इसमें 4 श्रेणियां। प्रथम है बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पुरोहित, चिकित्सक और ज्योतिषी आदि लोग थे, और जो मूर्तियां प्राप्त हुई उसमें भी पुरोहितों की मूर्तियां मिली है, तो एक तो ये वर्ग दिखाई पड़ता था। दूसरा योद्धा वर्ग, जिसमें सैनिक सम्मिलित होते थे, ठीक है। तृतीय व्यापारी, शिल्पी और कलाकारों का वर्ग, क्योंकि जो जो चीजें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं तो ऐसा लगता था कि इनको करने वाले लोग रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ज्योतिषी या पुजारी की मूर्ति ये सब प्राप्त हुई थे, एक वो वर्ग रहा होगा। शिल्पकारी, भवन निर्माण, ये सब तो एक वो वर्ग रहा होगा। सैनिक हैं तो योद्धा तो रहे ही होंगे। और चौथा इसमें श्रमिक, किसान, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, गृह श्रमिक, ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कुछ लोग इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज करने वाले हैं, कुछ लोग इसमें कृषि और व्यापार, मतलब व्यापार और वाणिज्य करने वाले हैं, कुछ लोग जो है वो इलीट क्लास के लोग हैं, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है।
तो संभवतः समाज के वर्गीकरण का मुख्य आधार विभिन्न आर्थिक व्यवसाय थे। जातिगत आधार पर कोई व्यवसाय या जातिगत आधार पर कोई वर्गीकरण या विभाजन ऐसा देखने के लिए वहां पर नहीं मिलता है। एक तो इसकी खास बात ये रही है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये क्लियर इस बात को रखेंगे कि जातिगत वर्गीकरण नहीं था। ठीक है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं फिर से ताकि ये चीज दिमाग में आपके एकदम से स्टैब्लिश हो जाए। दूसरा इसमें क्या है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और उसमें भी 4 जो मैंने आपको ग्रुप बताए, उन ग्रुपों में ये वर्गीकरण या विभाजन देखने के लिए मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो 4 वर्गों की चर्चा अभी हमने की है, तो ये सामाजिक जीवन के हिसाब से आप देखेंगे। भोजन की अगर बात करें तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि अनाज वहां पर उगाया जाता था। ऐसा नहीं कि केवल मांस मीट या जानवरों को हत्या करके या जिसको आप कह सकते हैं कि फूड गैदरिंग करके केवल खाना खाते थे, नहीं, पूरा बकायदा अनाज उगाया जाता था। उस अनाज से वो लोग खाते थे। वहां बीज प्राप्त हुए, अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। विद्वानों का मानना है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का वहां भोजन चलता था। तो एक चीज तो आपको यहां दिखाई स्पष्ट रहेगा कि ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी इसलिए क्योंकि वो सब्जियां और अनाज उगाते थे, मांसाहारी क्योंकि पशुपालन भी करते थे। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दाल, फल, सब्जी, दूध और दूध से बने पदार्थ, मछली और पशुओं का मांस था। तो जो चीजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर आप कह सकते हैं कि भोजन जो है इनका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। और ये लोग एक उन्नत कृषि वाला जीवन भी जीते थे। संभवतः गेहूं और जौ को पीसने के लिए चक्कियां नहीं थी, ओखली में कूटकर उनको अनाज बनाया जाता था। तो देखिए, इतनी बारीक जानकारी आपको प्राप्त हुई है। ओखली आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और इसमें अनाज डाला जाता है और एक उसको कूटने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा एक डंडा जैसा होता है, ठीक है, और इस डंडे से इसको कूट के अनाज को क्या किया जाता है, उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं और पीस दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों में रहने वाले लोग संग्रहताओं, किसानों, व्यापारियों, आखेटक बोलते हैं जो लोग क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, मछुआरे आदि से भोजन प्राप्त करते थे। और विद्वानों का मानना है कि शहरों में रहने वाले हड़प्पाई लोग स्वयं पशुओं का शिकार नहीं करते थे। ये लोग अन्य आखेटक समुदाय से पशुओं का मांस प्राप्त करते थे। और आपको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो खास करके शहरी जनसंख्या, शहरी एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ का रहन सहन जीवन था, राजधानी के तौर पर था। तो वो लोग अन्य आखेटकों से मांस मंगाते होंगे, मांस को खरीदते होंगे, स्वयं वो लोग क्या करते थे, शिकार नहीं करते थे। वेशभूषा की अगर बात करें तो मूर्तियों को अगर देखा जाए तो मूर्तियों को देख कर कुछ वेशभूषा की जानकारी मिलती है। जैसे इसमें होता था कि धोती बांधना, कमर के बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे दबने वाला शॉल, ये सब उनके मुख्य जो है वस्त्र थे। वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के थे क्योंकि कपास वहां पर पाया जाता था। ध्यान रखिए, वस्त्र सिले हुए होते थे कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। ठीक, उत्खनन में प्राप्त सुइयों से संकेत मिला है तो ये हो सकता है सिलाई होती हो, तो सुई वहां पर जरूर प्राप्त हुए हैं। कपास का अवशेष मिला है तो इसलिए सूती वस्त्र भी रहते होंगे, ऊनी कपड़े भी वहां पर दिखाई पड़े हैं, ऐसा भी वहां देखने के लिए मिला है। अगर प्रसाधन सामग्री और आभूषण की बात करें तो हमने पहले ही कहा कि आभूषण कला में लोग दक्ष थे। कई तरह के मनके बनाना, शंख की सीपियां बनाना, है ना, सोने चांदी से तो परिचित थी ही, तो ये लोग इस तरह के आभूषण भी बनाते थे। तो प्रसाधन और आभूषण प्रिय ये लोग थे। ये लोग विभिन्न प्रकार से साज सज्जा किया करते थे। स्त्री और पुरुष अपने केस विविध प्रकार से सजाते थे और लंबे केस यानी लंबे बाल भी रखते थे। केस में सोने चांदी और तांबे के हेयर पिन लगाते थे और स्त्रियां चोटी बनाया करती थी, ऐसा उत्खनन से अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रसाधन सामग्री और आभूषण में तो आप भर भर के लिखेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं करना है। जिस तरह से वो कर सकते थे उन्होंने उसको किया है। पुरुष दाढ़ी रखते थे। अब खास करके वो जो मूर्ति प्राप्त हुई है प्रीस्ट की, उसमें दाढ़ी दिखाया गया तो इसका मतलब दाढ़ी रखा जाता था। मूछों को साफ करने का प्रचलन था। पुरुष उस तरह का प्रयोग जानते थे। श्रृंगारदान और श्रृंगार की मेज का प्रयोग करती थी औरतें। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष समान रूप से करते थे। तांबा और हाथी दांत के बनाए आभूषण इस्तेमाल किए जाते थे। तो कॉपर खेती माइन वगैरह से आता था, ओमान से आता था, तो उनके आभूषण मिलते थे। कीमती पत्थर और जवाहरातों का प्रयोग करते थे। पुरुष लोग कंठहार जो यहाँ पर पहना जाता है, ठीक, इसके अलावा भुजबंद अंगूठी का प्रयोग करते थे। स्त्रियां कड़े बंद, कंठहार, कमरबंद, टीका, इन चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। तो ये बहुत देखिए बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं ताकि आपको
उस पूरे सभ्यता को ठीक से समझने में आसानी मिले। आप सामाजिक जीवन के बारे में भी लिख सकें, आप आर्थिक जीवन के बारे में भी लिख सकें, आप शिल्पकारी लिख सकें, भवन निर्माण लिख सकें, कहीं से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, और अक्सर क्या होता है ना कि मिक्स करके पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए, पूछा जाता है कि वो लोग इस चीज से परिचित थे कि नहीं थे, इससे थे कि नहीं थे, आभूषण और प्रसाधन की चीजें इस्तेमाल करते थे कि नहीं, तो ये जीवन में आप लिख सकते हैं। मनोरंजन की साधन की अगर बात करें तो क्रीड़ा और मनोविनोद की कई चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे सबसे खिलौने प्राप्त हुए हैं, नर्तकियों की मूर्तियां मिली हैं। तो मनोरंजन के साधन जो लोग करते थे, नाचना, गाना बजाना, शिकार करना, सांडों का युद्ध, मुर्गों की लड़ाई देखना, ये सब मनोरंजन के साधन थे, ऐसा वहां के उत्खनन से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब गृहस्थी के उपकरण से मतलब कि कौन कौन सी चीजें घरेलू जीवन में इस्तेमाल करने की होती हैं, वो चीजें भी यहाँ से मिली हैं। जैसे उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घरों में उपयोग आने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते थे, जो मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, तांबे और कांसे से बनाई जाती थी। तस्तरियां, कटोरे, घड़े, सुराही, फूलदान, अन्य विभिन्न बर्तन, लकड़ी की कुर्सियां, मेज, चारपाई, हाथी दांत की सुई और कंघे, कुल्हाड़ी, चाकू, मछली का कांटा, आरी, तांबे, मिट्टी का दीपक, ये देखिए सब घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और सारी की सारी चीजें वहां पर पाई गई हैं। इसका मतलब घरेलू उपकरण में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था और वो चीजें वहां पर उपलब्ध भी कराई जाती थी। औषधियां जो है वो एक मानवीय चिकित्सा का ज्ञान था और शिलाजीत का प्रयोग ले जाते हैं। शिलाजीत एक औषधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक औषधि, जिससे एनर्जी भी आती है शरीर में और रोगों को भी आप भगाते हैं दूर, तो उनसे ये लोग परिचित थे। और मानवीय चिकित्सा यानी जो हाथ से की जाने वाली, यानी जो आयुर्वेद से इस्तेमाल से और खुद की जानकारी से की जाने वाली चिकित्सा है, ये लोग वहाँ उससे परिचित थे। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो धार्मिक जीवन के बारे में ये लोग जानते थे, इससे साक्ष्यों से प्राप्त हुआ है। जैसे पुजारी की मूर्ति मिलना, जैसे पशुपति वाला सील मिलना, तो इससे ये चीजें क्लियर होती हैं कि वो लोग धार्मिक चीजों में रुचि रखते थे और धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का ये लोग पालन करते थे। जैसे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, अब ये चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं। देखिए ये पुजारी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, ये वो सील है जिसकी बात मैं कर रहा था, ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इसमें ये मातृ देवी की पूजा प्रधान थी। ये मूर्तियां धुएं से रंगी हुई प्राप्त हुई हैं। तो धुएं से रंगी हुई प्राप्त हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां जलाया जाता होगा उनकी पूजा करने के लिए। अर्नेस्ट मैके का विचार है कि पूजा के समय इन मूर्तियों के सामने धूप जलाई जाती होगी, तो इसलिए मातृ देवी की पूजा वहां की जाती है, ये वहां से स्पष्ट होता है। शिव पूजा भी, ये जो पशुपति वाला सील है जिसकी मैं आपकी बात कर रही, गेंडे हैं, है ना, और अलग अलग हाथी है, जानवर यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये पशुपति एक व्यक्ति हैं जो कि ये मुकुट पहने हुए बैठे हुए हैं ऋषि के योगी के रूप में, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग शिव पूजा भी करते होंगे। इन मूर्ति में एक पुरुष देवता को उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है और इनके 3 मुख और 3 नेत्र हैं। तो 3 नेत्र से शिव जी के बारे में अनुमान लगाया गया है। इनके सिर पर सींगों वाला ऊंचा मुकुट जो त्रिशूल की शक्ल में है, ये ऐसा दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये शिव भगवान है, जो कि हालांकि इस पर बहुत डिबेट होता रहा है कि जो पशुपति सील है इसका मतलब क्या है, लेकिन ये ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, विद्वानों का मानना है कि यह शिव की मूर्ति है। इस मूर्ति के अतिरिक्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनेक लिंगों का प्राप्त होना इस बात की पुष्टि करता है कि शिव वहां के प्रमुख स्रोत थे। तो कई सारे शिवलिंग भी वहां से प्राप्त हुए हैं। तो धार्मिक स्तर पे मातृ पूजा और शिव पूजा, ये 2 आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। योनि पूजा भी वो लोग करते हैं। तो हड़प्पा उत्खनन से कुछ अनेक छल्ले प्राप्त हुए हैं जो सीप, मिट्टी और पत्थर आदि से बने हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि छल्ले देवियों की योनि के प्रतीक थे, तो उनकी पूजा वहां पर की जाती रही है, ऐसा भी आपको दिखाई देगा और ये भी इसमें प्रमाण में पाया गया है। पशु पूजा वो लोग कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। सील पर भी भगवान के पास पशुओं की मूर्ति लगाई गई है, तो इससे क्लियर होता है कि लोग पशु पूजा भी करते होंगे। तो उस समय पशु पूजा किए जाने का अनुमान किया गया है। इतिहासकार मैके का मानना है कि हड़प्पाई लोग नाग, कबूतर, बकरा, बैल, इन पशुओं की पूजा करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूजा वाले में एक तो धार्मिक में एक तो मातृ पूजा, ठीक है, एक पशु पूजा, ठीक है, एक शिव पूजा। ये 3 तो बहुत प्रमुख है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पशुओं में नाग, कबूतर, बकरा, बैल, ये सारी चीजों की पूजा की जाती थी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सूर्य पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक चीजों के लोग बहुत पूजा करते थे। तो कई मुद्राओं पर सूर्य का चिन्ह लगाया गया है, तो इससे भी पता चलता है कि सूर्य की पूजा भी ये लोग करते रहे होंगे। ठीक है,
वृक्ष पूजा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, इनकी पूजा में उनके लिए काफ़ी सम्मान था इनका। खास करके नीम, खजूर, शीशम आदि वृक्षों की पूजा करते थे। पीपल सर्वाधिक पवित्र वृक्ष माना जाता था, आज भी माना जाता है। तो संभावित उस जमाने में भी ये लोग पीपल संभावित सबसे पवित्र वृक्ष मानते थे। तो वृक्ष पूजा भी शामिल है उसमें, यह आप ध्यान रखेंगे। अब मृतक संस्कार धार्मिक पक्ष का ही मानना है, तो कैसे करते थे ये लोग? तो उत्खनन से प्राप्त हुआ है कि 3 प्रकार से किया जाता था। एक, मृतकों को ज्यों का त्यों दफना दिया जाता था। एक तो तरीका ये था, ये किसमें धार्मिक अंग में था। मृतकों को पहले पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए खुले में छोड़ना और उसकी अस्थियों को दफनाना। ऐसा भी किया जाता था कि जो मर जा रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं, पशु पक्षी उसको खा ले रहे हैं, तब उसकी हड्डियों को दफना रहे हैं। मृतक को जलाकर उसकी राख और अस्थियों को कलश भरकर भूमि में गाड़ना, ऐसा भी देखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। इन 3 तरीकों से सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का अब ये इंपॉर्टेंट आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक पक्ष आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, जो सबसे आखिरी पार्ट आता है कि आखिर ये कैसे खत्म हुआ होगा, क्या इसके महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे, इसकी हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला कारण आपको दिखाई पड़ेगा, तो ऐसा कहा जाता है कि बाहरी आक्रमण, यानी बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों पर आक्रमण कर दिया और सभ्यता समाप्त हो गई। हालांकि इस पर भी कई डिबेट होता है। तो अनेक विद्वानों का अनुमान है कि किसी बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का विनाश किया। हड़प्पा सभ्यता के निवासी समृद्ध और शांतिप्रिय थे। उनके नगरों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध ही नहीं था और उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे, इसलिए वे बर्बर जातियों के आक्रमण का शिकार हो गए होंगे, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कई बार ऐसा भी तर्क दिया जाता है कि ऐसा कैसे संभव था, इतनी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ वो शासन था या वो सभ्यता थी, तो ऐसा थोड़ी था कि आक्रमण पूरा A to Z सबको साफ कर दिया होगा। ऐसा तो होगा नहीं, तो ये सभ्यता के खत्म होने का बहुत वैल्यूएबल लॉजिक नहीं लगता। मोहनजोदड़ो में सड़कें, गलियां और आंगन आदि में अनेक अस्थि अंजर मिले हैं, तो ऐसा भी दिखाई देता है कि कई गलियों और कई आंगनों में हड्डियों के अवशेष हैं, तो शायद वहां उनको मार के खत्म किया गया हो। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि बाहरी लोगों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और उनकी हत्या कर दी। किंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उत्खनन में जो अस्थि मिली है वो एक ही नस्ल की है। यदि बाहरी आक्रमण हुआ होता तो आक्रमणकारी भी मारे गए होते, तो उनकी अस्थियां भी मिलनी चाहिए। बहुत लॉजिकल बात है कि ऐसा तो है नहीं कि वो मारने आए होंगे तो किसी ने इधर से हमला नहीं किया होगा, तो दोनों तरफ की अस्थियां मिलनी चाहिए। पहली बात, यहाँ एक ही तरह की अस्थियां मिली हैं और इस तरह की हर आंगन, हर गली से, हर जगह पर नहीं मिला है, किसी किसी शहर में मिला है। लेकिन एक कारण ये बताया जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है जलवायु परिवर्तन की, जो क्लाइमेट चेंज है, ये कारण है। अब ये थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तित होगी तो बहुत बड़े एरिया को भी कवर करेगी, तो सारी जो सभ्यता है, हो सकता है कि एक साथ इसके असर में या प्रभाव में आ गई हो, तो ये एक कारण बनी हो। तो अनेक विद्वानों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में सिंधु प्रदेश में वर्षा प्रचुर रूप से होती थी, किंतु कालांतर में वर्षा कम होने लगी और धीरे धीरे प्रदेश रेगिस्तान बन गया, अतः यह नगर उजाड़ हो गया। यानी बारिश की कमी से, पानी की कमी से धीरे धीरे क्या हो गया, सभ्यता खत्म होने लगी। और क्योंकि वो कृषि आधारित भी थी, इसलिए बिना कृषि के सभ्यता चल नहीं सकती। विद्वानों के इस अनुमान में कुछ सार प्रतीत होता है, क्योंकि संसार के अनेक क्षेत्रों में जलवायु से तीव्र परिवर्तन हुए और कभी वो हरे भरे रहे होंगे, बाद में वो रेगिस्तान हो गए, ऐसा कई जगह देखने को मिला है। तो ये कहा जाना कोई बहुत असंभव नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। दूसरा, जो पूरा एरिया अगर आप देखें, राजस्थान या गुजरात का कुछ एरिया या कुछ एरिया जो मोहनजोदड़ो के आसपास है, वहाँ अभी भी रेगिस्तानी इलाके आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इससे थोड़ा बहुत ये लॉजिक समझ में आता है कि ऐसा रहा होगा। फिर एक बाढ़ का तर्क दिया जाता है कि अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आई, उस बाढ़ ने पूरे सभ्यता को उजाड़ दिया। तो कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की बाढ़ों ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का विनाश किया। यहाँ पर उत्खनन में सिंधु नदी के वर्तमान तल से 21 मीटर ऊंचाई पर नदी की रेत और मिट्टी मिली है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे स्पष्ट होता है कि नदियों में बाढ़ का पानी कभी 21 मीटर तक ऊंचा चढ़ जाता था। तो 21 मीटर तक के भी साक्ष्य मिले हैं कि पानी इतना जाता था, तो हो सकता है कि इसने पूरे सभ्यता को डुबा दिया हो। लेकिन यहाँ एक और खास बात ध्यान देने की है कि सिंधु नदी पूरे हड़प्पा सभ्यता के आसपास नहीं बहती थी, किसी किसी शहरों से ही बहती थी, इसलिए इससे हड़प्पा के आसपास बहती थी, बाकी ऐसे शहर थे जो अलग अलग नदियों पर थे। तो बाढ़ सभी नदियों में आ गया होगा और सभी शहर इससे बह गए होंगे, ये भी थोड़ा सा लॉजिक कम प्रतीत होता है। और कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन वाला लॉजिक है वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भाई ये एक ऐसा कारण है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई होगी या इसका उजाड़ हुआ होगा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उजाड़ होने का क्या कारण है या खत्म होने का क्या कारण है, तो 3 कारण आप प्रमुख रूप से बताएंगे। पहला, बाहरी आक्रमण, ऐसा लॉजिक दिया जाता है। दूसरा, जलवायु में अचानक परिवर्तन, और तीसरा, बाढ़ की स्थिति। ये इंपॉर्टेंट रूप से 3 लॉजिक दिए जाते हैं। एक और लॉजिक
भूकंप का दिया जाता है कि अचानक एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया और इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये भी एक अनुमान के तौर पर ही लॉजिक बनाया जाता है। ठीक है, अब खोज की अगर बात करें कि इसकी खोज कैसे की, मैंने शुरू में ही इसका क्रक्स समझा दिया था, लेकिन एक आखिरी अगर आप जनरलाइज फॉर्म में देखना चाहें तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को खोजी गई। और ये मत भूलिएगा कि ये किसके देखरेख में कर रहे थे ये खोज, तो सर जॉन मार्शल। मैंने शुरू में ही पूरा कालक्रम आपको बता दिया था, बर्टन बंधु, ठीक है, इसके पहले जो मैशन, चार्ल्स मैशन, सबका तो बता ही दिया था। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर सर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ कर दिए थे। तो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के, वो कनिंघम थे, तो इन्होंने शुरू किया, लेकिन बाद में फिर सर जॉन मार्शल, ये भी पुरातात्विक सर्वेक्षण के हेड थे, उनके देखरेख में दयाराम साहनी और जो राखलदास बनर्जी है, उन्होंने दो प्रमुख जो है सभ्यताओं को खोजा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसको आप सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का योगदान है। इन दोनों ने खोजे के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष इस सभ्यता की घोषणा की कि हमने ऐसी सभ्यता खोजी है। तो 1924 में घोषणा की, 1921 में ये उत्खनन इन्होंने मुख्य रूप से शुरू किया था। तो सर जॉन मार्शल ने ये घोषणा की, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने ये इंपॉर्टेंट दो नगर खोजे थे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पूछी जा सकती है। 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद हड़प्पा सभ्यता के कई केंद्र जो थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट डीजी, बालाकोट, ये सब पाकिस्तान चले गए। ठीक है, आपको कोई बताया कि ये सारे जो जगह हैं ये पाकिस्तान के पास चले गए हैं। और लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी, धौलावीरा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, ये सारे ऐसे प्रमुख शहर हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जो भारत के हिस्से में है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स था जिसको आपको समझना है। तो इस पूरे सेशन में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, या आप कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल जानकारी दी कि इसका कालक्रम क्या रहा, कैसे इसको खोजा गया, इसके इंपॉर्टेंट प्रमुख कौन कौन से नगर और स्थल हैं, इसका क्या विशेषता, यानी सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, शिल्पकारी कैसी थी, इसकी खात्मा इसका कैसा हुआ, और किस किस लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया इसके खोज में, इसका एक डिटेल डिस्कशन आज के सेशन में हमने किया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको सबसे रोचक लगी, कौन सी चीजें आपको ज्यादा विशिष्ट लगी, और इसके बारे में आप किसी और पहलू पर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खास जानकारी आपके लिए है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आप कोई भी क्लासेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप मेरे साथ राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इस तरह के महत्वपूर्ण जो विषय हैं इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चैप्टर्स और भी टीचर्स के साथ उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान की पढ़ाई यहाँ कर सकते हैं, और जो भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, जो भी क्लासेस को आप सेलेक्ट करेंगे, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी अलग अलग टीचर्स के माध्यम से। अच्छा, आपको यहाँ चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, CBSE का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा, और बाकी स्टेट बोर्ड्स की सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, NCERT सॉल्यूशंस, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सारी चीजें आपको यहाँ एक जगह क्रमबद्ध तरीके से एक ही वेबसाइट पर प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही आप ये चीजें यहाँ पर देखेंगे तो आपकी इस तरह से क्लासेस, जैसे अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और अपनी पढ़ाई को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह 100% मुफ्त है, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए उपलब्ध है, किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, आपको बस उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आ सके, वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें और आप भी अपनी पढ़ाई को निःशुल्क बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।